बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का गो क्या आगाज़, लेकिन आगाज़ में एक ऐसी बात करना, एक ऐसी ख़बर जो आप तक तो पहुंच ही गई होगी, क्योंकि परसों हमारे लेजेंडरी एक्टर और इंस्टीट्यूट में कहूँ अकेडमी का दर्जा रखते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के शुरू के साथियों में से, और शुरू के साथियों का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जब पहली बार पीटीवी मुतारफ़ करवाया गया तो तब के वो हैं साथी, लेकिन जब भी ज्वाइन किया एक ऐसी जगह आप लोगों के दिलों में एक ऐसा घर कर लिया कि खालिद भट्ट साहब का जब हम नाम लेते हैं तो वो नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है। खालिद भट्ट साहब हमसे जुदा हो गए और अपने रब के पास लौट कर चले गए। गो कि हम सब ने इस ज़िंदगी को गुजार के, एक इम्तिहान है ये ज़िंदगी, इस इम्तिहान में हम पास होते हैं फ़ेल होते हैं इसका तो हमें हरगिज़ नहीं पता, लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से इस दुनिया से चले जाना ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है। और खालिद भट्ट साहब हमसे जुदा हो चुके हैं। उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए, ये बड़े छोटे अल्फाज हैं, उनके जो उनका जो काम रहा है, उनका जो आप लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा है वो इतना तवील है कि अल्फाज के ज़रिए हम उसका इजहार नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए हम अपने वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स और बड़े जिन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया उनको याद करते हुए खालिद भट्ट साहब की कुछ यादें आपकी नज़र। बारिश नहीं हो रही। बारिश कैसे हो सकती है? बस्ती में चोर जो आ गए हैं। क्या कहता है तू? जी में ठीक कह रहा हूं मैं। न मेरा मड़ेचा उठ कोई अपने आप तो भाग नहीं गया, कोई ना कोई तो उसे खोल के ले गया है ना। न कौन खोल के ले गया है तेरे मड़ेचे उठ को? वो जो बस्ती में कम रहता है और बस्ती के बाहर ज्यादा। यहाँ के सारे लोग जो आगे जाना चाहते थे वो कवि खान साहब के दफ्तर में आते थे, जिनका मैं डायरेक्टर था, इसलिए मेरे सब जान पहचान वाले थे। मैं तो बच्ची के दूध की तलाश में यहाँ आया था कि यहाँ इस काम भी इज्जत से मिलता है और पैसे भी बड़ी बाइज्जत तरीके से मिलते हैं। ना काउंसलर क्रीम बख्श से इलेक्शन आप हार जाते तो क्या आप ढोल बजाते? ढोल तो ना बजाता, मगर दिल को ये इत्मीनान तो होता ना कि चलो अपने ही कबीले का आदमी काउंसलर बना है। अपने कबीले का? आपके तो उससे इख्तलाफात ही बहुत है, आप तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। पागल खानी, ये तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आ सकती, ये मार्फत की बातें। ख़वातीन ज़ात खालिद भट्ट साहब को याद करते हुए और उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, जो वो कर गए हैं ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तमाम साथी जो उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनमें से एक ऐसे साथी हमारे साथ मौजूद हैं और अशरफ खान साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करें। जावेद रिजवी साहब का भी नाम ही काफ़ी है। ख़वातीन ज़ात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े और अकेडमी का दर्जा रखते हुए इंस्टीट्यूट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, काश मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिस तरह आपसे मुलाकात होती है, इंटरव्यू करते, काश कि मैं उस तरीके से आपका इंटरव्यू कर रही होती, लेकिन वक्त ऐसा है कि पता नहीं चलता कि अगले लम्हे क्या होना है। यकीनन सुंदस, यकीन करें कि ये जब से ये ख़बर मिली थी पहले लम्हे से, तो मुझे अहमद अदीम कासमी साहब का एक क़ता मेरे जहन में अभी तक गर्दिश कर रहा है। वो मैं कहता हूँ कि कासमी साहब का क़ता है कि ले गए वो साथ सारी ज़िंदगी की रौनकें, ले गए वो साथ सारी ज़िंदगी की रौनकें, घर का ये आलम है उनके रूठ के जाने के बाद, जिस तरह देहात के स्टेशनों पे दिन ढले, एक सुकूते मुज़महिल गाड़ी निकल जाने के बाद। वाह! तो ये बिल्कुल ऐसा सदमा दे के गए हैं भट्ट साहब। मेरा तो यानी बहुत उनका साथ रहा,
आपके तो भाइयों की तरह अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। भाई भी थे, दोस्त भी थे, और हम में लड़ाइयाँ भी होती थीं। उनका मिजाज कुछ ऐसा था, लेकिन हम उन्हें समझ गए थे क्योंकि वो सच बोलते थे और सच हमेशा कड़वा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो उन्हें कई लोगों को इतराज़ होता था कि जी ये बड़ी सख्त बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो सच्ची बात होती थी। तो हमारी भी जब कोई धैं पटास कुछ हुई है तो बाद में पता चला कि ज़्यादातर वही सही होते थे। बिल्कुल ऐसा ही, वो ही वाज ऑलवेज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मुझे याद है बात, बिल्कुल सही। तो इस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, यानी ये कहना चाहिए निस्फ सदी का किस्सा है। सही। सर आपसे उम्र में वो 1 साल बड़े थे। वो 1 साल बड़े, लेकिन आप दोनों ने इकट्ठे ही आगाज़ पीटीवी से किया था? नहीं। अच्छा। मेरा इत्तेफाक है, मैं आपको बताऊं, और ये भट्ट साहब को शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक्टिंग के शौक़ में घर से भाग कर आए थे। ठीक। और पहली बार जब वो मुल्तान हमें लेके गए अपने घर, पुराना घर जो अभी भी उनका वहाँ मौजूद है, आबाई घर, तो उन्होंने वो जगह बताई कि यहाँ से पहले मैंने बैग फेंका और फिर बालकनी से यूँ छलांग मार कर गली में आया और फिर मैं लाहौर चला गया, क्योंकि वालिद साहब ज़रा पसंद नहीं करते थे ऐसा, तो इसलिए वो फिर उन्हें घर से अब भाग के आना पड़ा। और जो उन्होंने स्ट्रगल की वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा आदमी था, वो भागता ही रहा, फिर सारी ज़िंदगी भागता रहा। बिल्कुल सही। और भाग भाग कर लेकिन उसने अपना मकाम बनाया, और मैं तो बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि मकाम बनाया नहीं, बल्कि मकाम छीना। सही। क्योंकि बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं और फील्ड में, सही, उनमें अपना मकाम बना लेना एक बहुत बड़ी बात होती है अकेले आदमी का, और बगैर किसी सोर्स के। सही। तो सर स्टार्ट तो उन्होंने फिल्म से किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जी, और उसके बाद फिर पीटीवी और टीवी की तरफ रुझान हुआ। वो इसी तरह हुआ, पहले उन्होंने डायरेक्शन भी की, असिस्टेंट थे वो, ठीक है, और फिर उन्होंने एक फिल्म रमज़ाना, ठीक है, सराय की फिल्म थी, वो डायरेक्ट भी की थी, ठीक है। और मेरे ख्याल में उनके अंदर एक डायरेक्टर क्योंकि मरा हुआ था अंदर से, हाँ। वो एक्टिंग में यानी उन्हें कहना चाहिए शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, तो फिर उन्होंने डायरेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए वो जो डायरेक्टर था उनका अंदर का, वो हर बंदे को तनकीद करता था, लेकिन पॉजिटिव होती थी वो तनकीद। बिल्कुल सही। तो ये है कि वो डायरेक्शन फिर करते रहे, फिर वो पीटीवी पे आए, फिर हमारे साथ थिएटर भी बहुत किया, थिएटर भी किया, बहुत ज़्यादा थिएटर किया। और मैं आज इंकशाफ करता हूँ कि उनका नाम स्याना मैंने रखा। अच्छा, ओके, क्योंकि उनको स्याना के तौर पे कहा करते थे, बुलाया करते थे, वो आपने रखा था? वो मैंने रखा था यूँ मजाक मजाक में कि यार ये तो बहुत स्याना है। तो ये अमानुल्लाह, परवेज़ रज़ा, हमीद आबिद, ये सारे लोग जो उसकी कास्ट का हिस्सा थे शुरू में, हमने लंडा बाजार, ये बेचारे लोग, बादशाह बेगम, गुलाम बेगम बादशाह, ये सारे ड्रामे हमने भट्ट साहब ने इकट्ठे ही किए थे। ओके। वो फिर इनका नाम पक्का होता गया। बिल्कुल सही। स्याना सर आप क्यों कहते थे खालिद भट्ट साहब को? उनकी दूरअंदेशी की वजह से? दूरअंदेशी, बहुत दूरअंदेश थे। और अब तो ये हालत हो गई थी कि हम उन पे छोड़ देते थे सारे काम, ठीक है, कि जी आप जाने, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। तो जो भी कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनते थे, कुछ और कहीं खाने जाना है, खाने के बहुत शौकीन थे। अच्छा, ओके। और क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें खिलाई हैं, आउट ऑफ सिटी भी, दूसरे शहरों में भी, कि यहाँ की ये चीज़ मशहूर है, वो वहाँ ले जाए, उन्हें सारी मालूमात थी। सही। सर आप लोगों का ग्रुप, जिसमें आप हो गए, अशरफ खान साहब हो गए, खालिद भट्ट साहब और जफ़र इकबाल साहब, रशीद अली, सर ये आप लोगों का एक ग्रुप होता था जो हमेशा बड़ा एक मशहूर रहा। आप लोग बैठ के बातें भी किया करते थे, खाने खा रहे होते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, वो जो एक माहौल था। वो मैं बताता हूँ कि अब हमारा जो ग्रुप था इसमें यही होता था, यानी फील्ड से हटकर जो हमारी मसरूफियात होती थी, ठीक है, उसमें कुछ दावतें भी शामिल हैं, गप लग रही है, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं दोस्तों के पास, सैर तफरीह, ये सारा कुछ होता था। तो भाभी बाज़ औक़ात ज़िच होती थी, ठीक है, खालिद भट्ट साहब की जो बेगम है, खालिद भट्ट साहब की बेगम जो हैं वो ज़िच होती थी। तो उन्होंने वो कह रखा था, फिर चले हो तुसी चंडाल चौकड़ी तो वो उन्होंने हमारा नाम चंडाल चौकड़ी रखा, निगत भाभी ने। तो उस तरह वो होते होते वो सभी मशहूर हो गया। फिर भट्ट साहब ने बल्कि एक वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था चंडाल चौकड़ी के नाम से। सही।
तो उसमें भी फिर सारी वो होती थी। बिल्कुल। उस ग्रुप के एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन-ओ-ज़ात हमारे अपने हैं, हमारे सीनियर हैं और खालिद भट्ट साहब के पुराने करीबी साथियों में से हमारे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं। उनको जैसे ही माइक लग जाए तो अशरफ खान साहब को भी बुलाएंगे, क्योंकि ख़वातीन-ओ-ज़ात अशरफ खान साहब का भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि हम अशरफ साहब को जब जब भी बुलाते हैं, लेकिन अगेन आज हम इस मकसद के तहत कि खालिद भट्ट साहब की कुछ यादों को तरोताज़ा करते हुए, और सर आपका भी तो खालिद भट्ट साहब के साथ जिस तरह है, और आ जाइएगा सर प्लीज़। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया किस बात का, ये तो फ़र्ज़ है हमारा। रिजवी साहब ठीक है आप? काश के हंसते मुस्कुराते हुए आज आपसे गुफ्तगू हो रही होती, लेकिन वक्त ऐसा सर, जिस तरह मैंने जावेद साहब को भी कहा, सर आप तो बेहतर तरीके से खालिद साहब को जानते हैं। खालिद साहब से मेरा ताल्लुक़ तब से था जब वो एक्टर नहीं बने थे। सही। वो भी फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट थे, मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर था। सही। वहाँ से हमारा साथ, फिर इन्होंने यहाँ आरिफ वकार साहब का पहला प्ले किया 78 में। ठीक है। वो बहुत अच्छा प्ले था, उसमें इन्होंने लीड किया रोल। ठीक है। तो तब से साथ, लड़कपन से लेके इस बुढ़ापे तक सब हम साथ ही थे। बिल्कुल सही। सर खालिद भट्ट साहब के बारे में भी जावेद साहब से भी बात हो रही थी, दिल के बड़े साफ़ और खरे और सच्चे थे ना, तो ब्लंट बातें भी कह जाया करते थे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, दोस्तियां भी होती हैं लेकिन अक्सर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, उनकी ये जो आदत थी, कभी आपने इसकी निशानदेही उनसे की? दिल के साफ़ होते हैं ऐसे लोग, मुंह पे हर बात कह देंगे। ऐसा ही है। गुस्सा उनके नाक पे धरा होता था, खुदागरी के रहमत करे उनको, मगर 5 मिनट के बाद वो मोम हो जाते थे। बहुत अच्छी नेचर, और खुदा ने हर चीज़ से नवाजा उनको, और ईमानदारी का ये आलम के ये भी सब हम साथी हैं उसी वक्त के, उसी दौर के। उनकी जेब में एक लिस्ट होती थी सुबह जब निकलते थे। अच्छा। उस पर लिखा होता था सुबह सबसे पहले ड्राई क्लीनिंग वाले के पास जाना है, वहाँ से ये चीज़ कलेक्ट करनी है। अच्छा। फिर 3000 रुपये फलां के देने हैं, वो मैंने हर कीमत पर आज देने हैं। इस उम्र तक? ये अभी तक। जी अभी तक। जी अभी तक, एंड तक। अच्छा। समझ पूरी लिस्ट होती थी। फिर उस पर अफसोस होता था कि ये इसमें ये काम आज रह गए। फिर वो उन लोगों की हेल्प के लिए भी जाते थे, मुझे कहते थे 9 बजे तैयार रहिएगा। मैंने कहा भट्ट साहब 9 बजे कौन उठता है यार, शोबिज़ वाले रात को सोते ही 2-3 बजे हैं। बिल्कुल सही। मैं 9 बजे हारन पे हाथ रख देना, आप उठे या ना उठे मैं उठा लूँगा आपको। नारंग मंडी जाना है, उकाड़ा जाना है, फलां बीमार पड़ा हुआ है, उसको देखने जाना है। ना सिर्फ देखना जाके हौसला अफजाई करनी, बल्कि हर किस्म से उनकी जो भी हो सकता था वो करने जाते थे पहुँच के। फिर रमज़ान में राशन के थैले, ये अल्लाह ने हज भी नसीब कर दिया फैमिली के साथ, और किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिल गया जाने से पहले। वाह। और खुदा ने देने वालों की फहरिस्त में डाला। अच्छा, जहाँ गुस्सा नाक पे रखा होता था वहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत आला। ऐसा ही। बहुत आला। गर्मी जून जुलाई, हम टायर बदल रहे, टायर पंक्चर हो गया यहाँ माल रोड के ऊपर, जहाँ ये तोप पड़ी हुई है ना, तो वहाँ पसीने पसीने, जून जुलाई का मौसम, मैं जैक लगा रहा हूँ, वो नट खोल रहे हैं। एक मोटरसाइकिल आके रुकी, मियाँ बीवी 2 बच्चे आगे बैठे हुए टैंकी के। अब मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हो रहा है? अब ये उनकी छेड़ थी कि इस तरह पूछ लेना क्या हो रहा है। अच्छा, छेड़ क्यों थी, कैसे मतलब? नहीं, वो देख रहा है कि टायर बदल रहे हैं। ओके, अच्छा। और शदीद गर्मी में दोनों सड़क पे बैठे हुए हैं। ठीक। भाईजान की हो रहा है? तो भट्ट साहब ने ऊपर देखा, कहते हैं जी वो मटन पुलाव पक्का सी बहुत अच्छा, उत्ते पालक गोश्त पा के खा रहे हैं असी। बाजी जी भाईजान दे जरा अखां चेक कराओ। ये बड़ी तशवीशनाक गल है कि इन्हां नूं एक टायर 2 बंदे ते बदलते नहीं नजर आ रहे, इन्हां दी अखां चेक कराओ बाजी। तो वो बाजी भी हंसने लगी, कहने लगी जी बस उन्होंने मुँह निकल गया। तो वो फौरन वो जवाब देते थे अच्छे पैराए में। वाह। खुदा गरी के रहमत करे, कल अपने हाथों हम सब उनको दफना के आए हैं, और मेरे तो पूरी फिल्म चल रही थी पहले दिन से लेके आज तक की। बिल्कुल सही। सब जावेद साहब फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया, थिएटर भी, एक्टर भी। आपको क्या लगता है कि थिएटर में ज़्यादा उनको मकबूलियत हासिल हुई, फिल्म्स की बात करें या पीटीवी के साथ जो एक सफ़र रहा, या टीवी के? नहीं, मेरे ख्याल में तीनों शोबों में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही। ठीक है।
और वही मैंने एक अभी मैं बात कर बैठा हूँ कि उनके अंदर जो डायरेक्टर था एक, वो उधर वो नहीं गए, जा सके, यहाँ से मोहलत ही नहीं मिली, यहीं मसरूफ़ हो गए ना, वरना वो डायरेक्शन में भी कदम रखते। जैसे एक फ़िल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की थी, लेकिन वो उधर नहीं गए। जो पहला शोबा आते ही उन्हें घर से आने के बाद जो ज्वाइन किया था वो डायरेक्शन था, असिस्ट किया। ये अशरफ साहब भी असिस्ट करते थे उस दौर में, और उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी, उसका नाम था रमजाना। सराइकी मूवी, बिल्कुल बता रहे थे, मेरा ख्याल पहली फिल्म थी वो सराइकी। बिल्कुल सही। तो भट्ट साहब की वजह शोहरत जो बनी है वो टीवी बना है, ठीक। स्टेज पे तो कोई क्रेडिट किसी को नहीं जाता, सही। स्टेज पे वो कर गए मसूद अख्तर साहब, कवि साहब, खुदागरी के रहमत करे, अपना वो जो थे अपना अमानुल्लाह की बात कर रहे हैं, वो भी और सारे वो एंटरटेनर था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, एक ही रात में मशहूर हो जाने वाला बंदा अमानुल्लाह साहब। बिल्कुल। लेकिन जैसे अशरफ साहब ने फरमाया कि वाकई थिएटर में मशहूर होना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत टाइम भी दरकार होता है। टीवी पे मशहूर होना उस दौर में बहुत आसान था, और खालिद भट्ट साहब ने इंसाफ किया टीवी के जो प्रोजेक्ट्स एंड तक इंसाफ किया। अभी जो लास्ट सीरियल चल रहा है उसमें अप्रिशिएट वही हो रहे हैं कि जी ये जो खई क्या नाम है उसका, इसी के लिए ये गए थे गिलगित, और जब ये वापस आए उसकी रिकॉर्डिंग से तो 23-24 किलो वजन कम हो चुका था। देख के हैरान हो जाता था बंदा कि भट्ट साहब की है। वो कहते थे जी वेदर बड़ा हैवी, वहाँ का पानी बड़ा हैवी, तो मुझे तो वो बिल्कुल वो सूट ही नहीं किया। मैं क्या छड्डो पर यार दफा। यहाँ जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं साथ ही था, ये सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके जो इंचार्ज हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इनके बहुत करीबी दोस्त हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अब दोस्तियों से आगे बात बढ़ गई है। बिल्कुल सही। कह लगे इनको समझाएं। मैंने कहा बड़ा मुश्किल टास्क आपने मुझे दे दिया है, सामने बैठे हुए हैं, हमको गीबत नहीं कर रहे, ये नहीं समझेंगे मुझसे भी, लेकिन कोशिश कर लेना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये था कि मैं डेट्स दे चुका हूँ, अब मैंने आगे पीछे नहीं होना। अच्छा, यानी कमिटमेंट के इतने थे जी, उनका ताम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। इतने आर्टिस्ट कराची से, लाहौर से, इधर उधर से आए हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएगा उनका काम, तो मैंने जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो गए गिलगित जाते थे। अब मैं उससे मंजर सुनाता हूँ जो खालिद भट्ट साहब ने मुझे खुद सुनाया जी। वो आते थे, मैं कहता था इशारतन, क्योंकि वो सुनते किसी की नहीं थे। और एक बात बता दूं इत्तेफाकन, ये जो दो बंदे बैठे हैं, हम लोग लड़ाई में भी या कुछ भी हमारी कुछ मान लेते थे। अच्छा। इनकी 100% मान लेते थे, मेरी कोई 50% मान लेते थे। ठीक। यानी कुछ इस अंदाज से, वरना और किसी की वो नहीं सुनते थे, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा हो। खैर, और मुँह पे ही कह देते। तो भट्ट साहब को मैंने कहा कि भट्ट साहब अल्लाह का वास्ता पहले अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, बाकी काम सारे बाद में। लापरवाह थे, सेहत का ख्याल नहीं रखते। लापरवाह सारी ज़िंदगी उन्होंने नहीं किया, और इसीलिए ये प्रोलॉन्ग होता रहा मामला, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ठीक, बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने ये बताया कि जब ये हुई रिकॉर्डिंग स्कर्दू में तो बहुत बीमार हो गए थे, ये तो मरते मरते बचे थे, हॉस्पिटलाइज हुए, फिर वहाँ से आए। उसके बाद फिर उन्होंने नई डेटें जब ली हैं तो उसके बाद ये कैफियत थी जो उन्होंने ख़ुद बताई कि मैं बेड पे लेटा रहता हूँ, सीन अरेंज होता है, उसके बाद मुझे 2 आदमी उठा के लेके जाते हैं वहाँ, मैं सीन कराता हूँ, फिर आके मैं बेड पे लेट जाता हूँ। ये आखिरी दिनों में यहाँ तक नौबत आ गई। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, खालिद भट्ट साहब को याद करते हुए, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद और बहुत सारी बातें। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग और खालिद भट्ट साहब को याद करते हुए उनके वो तमाम साथी। म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम खालिद भट्ट साहब का जिक्र कर रहे हैं तो सिर्फ उनका जिक्र जहन में आ रहा है, मौसीकी की हमें कतन ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जावेद रिजवी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ खान साहब भी मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हुए जहाँ से तसलसल टूटा सा, खालिद भट्ट साहब अपना ख्याल नहीं रखा करते थे, यानी ये उनके बारे में मशहूर थी बात कि वो दूसरों का तो बहुत ख्याल रखते थे लेकिन अपनी ज़ात का बिल्कुल का ख्याल रखते थे, जिसमें कुर्बान कर दी अपनी सेहत भी। मगर ये है कि वो कहते थे नहीं यार, किसी का नुकसान मेरी वजह से ना हो, 5 रुपए का भी। वहाँ सुना डायरेक्टर साहब कहते थे
बहुत अच्छा लड़का है वो, वजाहत हुसैन जो डायरेक्टर है उसका इस ड्रामे का। वो कहते थे आज कैंसिल करते हैं, आप रेस्ट कीजिए। अच्छा। कहते थे सिर्फ मेरे उस वजह से कैंसिल करोगे तो कितना नुकसान होगा, कर लो बस, मुझे बिठाओ और मैं बोलना शुरू करता हूँ। इस तरह से काम करते थे वो। वाह। यानी बहरहाल वो जो उन्हें यूरिक एसिड की तो प्रॉब्लम 25-30 साल पुरानी थी, तो उसी में वो इतना मसरूफ़ रहते थे कि घर वाले भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करते थे कि आप आराम कर लें, बच्चे भी, भाभी भी, तो वो नहीं करते थे। तो मुझे ऐसे ही एक बात याद आ रही है कि एक बार ये पूरी फैमिली मेरे घर आई, 20-22 साल पहले की बात। तो भट्ट साहब बैठे थे, थोड़ी देर बाद कहने लगे कि यहाँ मैंने ये मेन मार्केट जो है DHA की H ब्लॉक मार्केट के, वहाँ से मुझे एक प्रोडक्शन हाउस जाना है, तो मैं 1 घंटे तक आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए। उनके जाते ही बच्चे मेरे पीछे पड़ गए कि अंकल इन्हें समझाएं, उनको इतनी लातें हो जाती हैं और ये फिर भी ये पहुँचे होते हैं काम पर, पट्टी भी नहीं करवाते। हमें पहले इनकी सेहत अजीज़ है, तो आप प्लीज़ समझाएं। तो वही बात कि भट्ट साहब तो बात को झड़क भी देते थे ना, इस तरह ऐसा ही उनकी आदत तो थी ऐसी। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके जब वो वापस आए 1-2 घंटे बाद, तो मैं सब ये लोग आ रहे थे, तो मैं इन्हें आगे ले गया। मैंने कहा भट्ट साहब अल्लाह का वास्ता अपना ख्याल कीजिए, अपने आप को भी आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, और सेहत पहले आपकी होगी तभी है कि रेस का घोड़ा एक भागता है, वो जीतता है रेस, उसके बाद उसे आराम भी कराया जाता है, मुसलसल रेस में नहीं भागता घोड़ा। तो ख्याल कीजिएगा। तो यूं करके मुझे जैसे गुस्से से पहले देखा, फिर वो नरम हुए कहने के काम। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता अपना सेहत का ज़रूर ख्याल। मतलब इस तरह है, बिल्कुल सही। लेकिन उनका जो स्टेमिना था या क्या था, और हर वक्त सैर तफरी या कुछ अपनी बीमारी को भूलने का, ये 2 मनाजिर मैं नहीं भूल सकता जो हॉस्पिटल में हुए। हॉस्पिटल में मैं गया हूँ तो इनकी डेथ से 2 दिन पहले, तो जब मैं गया तो वहाँ ये 4 बच्चे जमा हो गए थे। दोनों बेटे दुबई से आ गए थे और ये लेटे हुए थे, लेकिन फ्रेशनेस उन पे नज़र आ रही थी। बहुत वीक हो गए थे, लेकिन वो बड़े खुशगवार मूड में थे। भाभी भी आ गई, 4 बच्चे थे, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो बातें हो रही थी। तो उसके बाद कहने लगे कि यार मैं वहाँ चलते हैं। ज़फ़र इकबाल भी था। तो कहने लगे कि वहाँ गुड्डो के यहाँ चलते हैं, वहाँ पिंडी में इनकी बहन है छोटी, वहाँ 2-3 दिन गुजारेंगे। मैं बड़ा बोर हो गया हूँ यार। कहने लगा अब मैं तो ड्राइव नहीं करूँगा, ये ज़फ़र कर लेगा ड्राइव, और 2 दिन वहाँ रह कर आते हैं। यानी 10 से 2-3 दिन पहले बंदा ये प्रोग्राम बना रहा है। उनमें जीने की इतनी उमंग थी, वो ज़िंदगी को जैसे खुशियाँ निचोड़ना चाहते हैं आखिरी लम्हे तक, ऐसा उनमें वो था। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ साहब कुछ और कहते हुए खालिद भट्ट साहब के बारे में। सर मैं एक ज़रूर, मैं वैसे तो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे शाहकार कि उनका जिक्र कर, मेरा जो पर्सनली, और मैंने हमेशा जंजालपुरा एक तो ट्रेंड सेटिंग था उस दौर में फैमिली प्लानिंग के हवाले से, और क्या उम्दगी के साथ आप देखें जिस दौर में जंजालपुरा आया था। सर ये कौन से सन की बात है अगर मैं गलत ना हूँ? 90 कुछ था, 95 96, अगर मैं गलत ना हूँ मेरी इस्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। उस दौर में ये कॉन्सेप्ट लेके आना, 95 का था, बिल्कुल सही। उस दौर में ये कॉन्सेप्ट लेके आना और जिस उम्दगी के साथ उसको एग्जीक्यूट करना कि पैगाम भी पहुंच जाए और किसी शख्स की दिलाजारी भी ना हो। टॉपिक ऐसा है ना, हसास है, ज़ाहिरी बात। शाहिद महमूद नदीम साहब का स्क्रिप्ट था, बिल्कुल, और डायरेक्टर उसके तारिक जमील थे, बिल्कुल सही, जंजालपुरा के। इन्हीं स्टूडियोज में हम करते थे, और आज भी उसकी झलकियां जब आती हैं तो बंदा बैठ जाता है, हम बैठ जाते हैं जिन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल सही। ऐसे शाहकार हुए हुए पीटीवी में। और भट्ट साहब के तो बेतहाशा ड्रामे ऐसे हैं पीटीवी ही के। प्राइवेट प्रोडक्शंस तो खैर बहुत बाद की बात है, शुरू के ड्रामे तो वो तो बिल्कुल। एक बार बल्कि वो ये हुआ था कि वो नॉमिनेट हुए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अयूब खावर साहब का ड्रामा था, ठीक है, मैं भी था उसमें। तो उसमें वो नॉमिनेट हुए थे अवार्ड के लिए, लेकिन वो कुछ हुकूमत चेंज हो गई, क्या हुआ, वो सेरेमनी ख़त्म हो गई, ठीक है, इस तरह हुआ, वरना उन्हें वो अवार्ड मिल जाता। बिल्कुल।
बहुत अच्छी। सब ये मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जज्बाती तो नहीं, मैं बड़े होश में कहते हुए कि आप वो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनको दुनियावी एजाज़ात की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो अवार्ड है, जो ऑडियंस की वजह से आप दिलों के घर में, लोगों के दिलों में जो राज करते हैं, उससे बड़ा अवार्ड हो नहीं सकता। और इसकी वजह से जो दुआएं आप समेटते हैं, कदम कदम पे अवार्ड मिलता है पब्लिक से। जहाँ भी कहीं जाएं, बाजार में जाएं, शॉपिंग सेंटर जाएं, किसी खाना खाने जाएं, कहीं वहाँ जो लोग मिलते हैं वो अवार्ड होता है। ऐसा ही है। ये अवार्ड तो मिल गया, एक दफ़ा अलमारी में रख लिया हमने, बिल्कुल इसकी भी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको एक्नॉलेज किया गया कि यार ये बंदा इस काबिल है। मगर जो पब्लिक से प्यार मिल रहा होता है उससे बड़ा अवार्ड है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात, फिर वही बात आ गई ना खालिद भट्ट साहब की तो शख्सियत के, सब स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, क्रिकेट खेला करते थे। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट टीम था, क्रिकेट टीम, उसमें वो विकेट कीपर 35 साल विकेट कीपर रहे। 35 साल है। और कराची में एक मैच हो रहा था, उसकी कमेंट्री कर रहे थे सिकंदर बख्त, तो मुझे बिठा लिया साथ, कहने लगे बैठे ज़रा, कुछ लोगों की पहचान नहीं होती। तो इन्होंने जब डाइव किया 2-3 दफ़ा, तो वो कैच पकड़ने की कोई कहते ही यार ये वही लड़का नहीं है। मैं क्या फिक्रा दुरुस्त कर लीजिए, लड़के थे ये। कह रहे हैं यार इस एज में इसकी देखो चाबुक दस्ती देखो। मैंने कहा आप देखें, आप क्रिकेटर हैं, हम तो साथ आए हुए हैं, हम तो टीम में हैं। तो 35 साल विकेट कीपर रहे वो। 35 साल और विकेट कीपिंग तो सबसे मुझे लगता है क्रिकेट के अंदर बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी सो ऑब्जर्वेंट। लेकिन जिस उम्दगी के साथ आपने कहा ना, जिंदा दिल थे, आखिरी सांस तक जो है उनमें जीने की। कीजिए, एक ये बात मुझे याद आई कि 31 दिसंबर ये जो गुजरा है, तो बीमार थे, तो अब हमें भी मालूम है, राब्ते थे ये, वो कहने की कि इस 31 को हम फिल्म देखने चलते हैं, इफ्तिखार ठाकुर की एक फ़िल्म लगी हुई है, बिल्कुल सही, तो सिनेमा में ज़रा आउटिंग हो जाएगी। तो मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, मैंने माजरत की कि भट्ट साहब प्लीज़ या तो आप सब लोग चले जाएं और नहीं तो फिर पोस्टपोन कर दें। कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तो मेरी 2 बहनें आई हुई हैं, तो फिर मंगल के बाद चलेंगे, यानी 2 तारीख के बाद। तो वो फिर हॉस्पिटलाइज हो गए बेचारे। बिल्कुल नहीं, वो प्रोग्राम भी वही इसी तरह खटाई में पड़ गया। ख़वातीनो ज़ात, ज़िंदगी का निज़ाम कुछ ऐसा है कि हमें अगले लम्हे की ख़बर नहीं है। अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करते हुए कि कुछ ऐसा ज़िंदगी में कर जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। खालिद भट्ट साहब उन खुश नसीब हमारे सीनियर्स में से ऐसे जो अब हम में मौजूद नहीं है, लेकिन थे का लफ्ज़ मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि खालिद भट्ट साहब हैं और हमेशा रहेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सर बहुत शुक्रिया। जब आप तशरीफ नहीं, आप बैठे रहे, मैं तो छोटी हूँ, आप बड़े हैं, इस वजह से आपका जावेद साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अशरफ साहब, अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन सुम आमीन। दिल की गहराइयों से दुआएं। ख़वातीनो ज़ात, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए उसके बाद वापस आएंगे। जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम की ख़ास नशरियात, इसलिए आज आपको मालूम है कि सेगमेंट्स पे मबनी प्रोग्राम होता है सैटरडे वाले रोज़, और किचन सेगमेंट में शेफ़ अनम भी हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या बनने वाला बताइएगा? आज हम बना रहे हैं पोटैटो ऑन टोस्ट, और साथ में हम बना रहे हैं चिकन पराठा रोल्स, और साथ में बना रही हूँ ऑरेंज लेमन ड्रिंक बना रही हूँ। बिल्कुल सही। और वही तो इसका बना, ठीक है। आप प्रोग्राम के शुरू से बना रही थी, तो आप बनाना शुरू नहीं, आप करें कंटिन्यू। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर सादी अरशद साहिबा, और आज हम आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। 042992000028 हमारा नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे फ़ौरन कान में कहा गया जेलम से कॉल आ गई है, लेकिन मैं ज़रा शुजात अली खान का भी तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। शुजात इज़ वेरी टैलेंटेड और ये सिर्फ दुआएं समेटते हैं। ये जब भी परफॉर्म करते इतनी उम्दगी के साथ करते हैं, ये इनके घराने की तरबियत है। हमारे साथ शुजात अली खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शुजात? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको मैं देखती हूँ, आपको परफॉर्म करते हुए। इतने बाअदब है ना ये कि वाकई में भाई बड़ी बहन होने की हैसियत से मैंने आपको दुआ दे दी दिल से। अच्छा जी, जेलम से कौन है? कुबरा जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की वॉल्यूम। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुबरा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बाजी? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी मुझे बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बेटी की उम्र है 1998। अच्छा जी मुझे समझ नहीं आई, सॉरी। 1998 दूसरा महीना 3 तारीख है। दूसरा महीना 3 तारीख यानी फरवरी और 3 फरवरी हुआ, राइट? नाम क्या है बेटी का? तहजीन निसा। सॉरी? तहजीन निसा। तहजीन? तहजीन निसा। ओके ओके ओके। अच्छा जी और क्या पूछना चाहेंगी? पूछना चाहती हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी की है और तलाक हो गया, अब कब शादी होगी? पढ़ रही है 14वीं क्लास में। ओके, बेटी की तो डिवोर्स उसके बारे में क्या? ठीक है, अलैदगी बेटी की हो चुकी है, अब आप चाह रही हैं कि तो बेटी दोबारा सेटल होए, राइट? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि इस तरह हमें आपकी गुफ्तगू और बात समझ नहीं आ रही होती, तो प्लीज़ काइंडली। जी अच्छा देखिए, एक दफ़ा मिसहैप हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आई है, क्योंकि अर्ली मैरिज जब भी होगी ना, या जल्दी शादी या छोटी उम्र की शादी, तो प्रॉब्लम आ सकती थी इस बच्ची को। ठीक है, छोटी उम्र की शादी प्रॉब्लम। और ये क्यों होता है, जिसको मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि इसको हम कहते हैं मंगल दोष होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब इस बच्ची के लिए एक मैं इनको रिकमेंडेशन है, सजेशन है, अभी 1 साल और वेट कर लें। ओके, 1 साल और वेट करें, जो अगला साल होगा ना वो इस बच्ची के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह ताला बाइसे रहमत होगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। और उसमें भी मैं बराहे करम बार बार जो कहती हूँ कि जिसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, जब भी कोई रिश्ता है जो भी हो, उसका इस बच्ची के साथ देख के ज़रा कंपैटिबिलिटी चेक करके, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे देखे जाते हैं, बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं। फिर लेकिन एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए ऐसा ना कर सके तो जो अगले साल का मार्च अप्रैल के बाद, यानी कि 2025 का मार्च अप्रैल के बाद का जो वक्त शुरू होगा ना, वो इनके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं हैं जी। जकिया जी हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की वॉल्यूम सुन ले अपनी आवाज, सुने आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। आज सुने आवाज अपनी। टीवी की वॉल्यूम कम कर दे जकिया जी प्लीज। वालेकुम सलाम। सॉरी, मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और भी वेटिंग में है। 042992000628 हमारा नंबर है। काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप टीवी की वॉल्यूम म्यूट करेंगे तभी हमें समझ आ सके कि वो डबल ट्रिपल आवाज़ आ रही होती है, तो बहुत ज़रूरी है। हम सुन नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। अच्छा शुजात, आपसे भी मैंने पूछना, आप कौन से महीने में पैदा हुए एंड व्हाट्स योर जी, मेरे नेक्स्ट मंथ में है पैदाइश, 3 फरवरी। तो ये तो एक्वेरियस बने ना? जी बिल्कुल। और एक्वेरियंस के लिए तो बड़े अरसे के बाद, व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम, लाइक आफ्टर 2.5 years के बाद आप लोगों के ऊपर ये जो वक्त तकरीबन नवंबर से शुरू हो चुका है, लास्ट 2023 के, और अब जितना भी कंटिन्यूसली अच्छे मामलात है, चाहे आपकी इमोशनल लाइफ है, चाहे आपकी वर्क लाइफ है, अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें, और उसकी 1-2 ग्लिम्स तो आपको पिछले कुछ महीनों में आ भी चुके होंगे। अच्छी चीज़ें होंगी, तो बरक़ात वाले टाइम। वेरी गुड। इधर ही आगे, हाँ, इधर फुल स्टॉप लगाते हुए लाइबा लाहौर से इस बात को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉमिस। जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा जी, किसके बारे में पूछना है जी? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। ओके, बिस्मिल्लाह बताइए। भाई का नाम? भाई का नाम ज़ैन मुस्तफा। ओके। 4 मार्च 1992। 4 मार्च 1992। जी, मैरिज के बारे में पूछना, शादी के बारे में। शादी के बारे में? जी। ओके, क्या पूछना चाहेंगी शादी के बारे में? कि मतलब कितना टाइम है, या फिर किस टाइम में उसकी शादी हो जाएगी, इस साल या अगले साल? सही, मुझे इतनी प्यारी वो बहनें लगती है ना, जो भाइयों की शादियों के लिए परवाह कर रही होती है। थैंक यू, जीती रहे, खुश रहें। मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे दिल से ना दुआएं निकलती हैं कि देखो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, वरना अदरवाइज हम लोगों के यहाँ ये होता है कि नंद भाभी के रिश्ते को बड़ा एक बदकिस्मती से नेगेटिव समझा जाता है। लेकिन देखें कैसी बहनें, जीती रहे, खुश रहें। जी, कोई अच्छी खबर सुनाएं। अच्छी खबर ये है कि जैसे ही अगस्त सितंबर का टाइम स्टार्ट होगा, तो इनके लिए अच्छे मामलात या अच्छे रिश्ते, अच्छे मामलात
आएंगे रिश्ते और ये सब चीज़ें शुरू होंगी। ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई ट्रबल या कोई इस टाइप की चीज़ होना या कोई होता रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ ख़त्म होना, कुछ इस टाइप की चीज़ हुई है। लेकिन इसी साल के तकरीबन सेकंड हाफ के बाद अच्छे मामलात इंशाल्लाह ताला आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप 2 लाइंस में शुजात के बारे में बताते हुए जब तक के कॉल हम लेंगे। मैं ऑलरेडी इनको बता रही थी कि ऑलरेडी चीज़ें अच्छी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसे ही ये अप्रैल में आएगा कोई अच्छी चीज़ जो आपने ऑलरेडी प्लान की हुई है, यू मस्ट हैव प्लान समथिंग, और उसमें आपको उसे कहते हैं चीज़ों का अकम्प्लिश होना, कोई बहुत अच्छे मामले का अकम्प्लिश होना। आपने यकीनन कोई टारगेट लाइन अपने आप को भी दी होगी और वो तकरीबन इसी टाइम पीरियड की होगी। बिल्कुल सही। और ये वो टाइम है कि हम आलिया की कॉल लेने वाले हैं तलागंज से। अस्सलाम वालेकुम। जी आलिया, क्या कहेंगी? शादी के बारे में पूछना है। ओहो शर्माना भाई, कमाल है, बड़ा मजा। मैं भी शर्माई थी एक दफा 2006 में, उसके बाद शर्माना सारा गायब हो गया। अच्छा जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9 सितंबर 1998। ओके 1998। क्या पूछेंगी शादी के बारे में कि कब होगी? कब होगी, फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी? ओके बिल्कुल सही। ऑनलाइन सुनिएगा लाइव जवाब जी। अच्छा जी, आपकी जो शादी का मामला आएगा ना, ये बेटा तकरीबन ये साल तो बड़ा अच्छा है और अभी से ही बल्कि आपके कोई प्रपोजल्स वगैरह सब कुछ आ रहे होंगे। ये अभी रवा दवा है ये टाइम, और उसको ज़रूर कंसिडर करें, इट्स अ गुड टाइम। बल्कि जो आपकी इनकी कोई पसंद है, कोई पसंद है, कोई ऐसा मामला है, उसको शायद घर वाले इतना ना कंसिडर करें, इनको थोड़ा सा उधर तरद्दुद करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सब कुछ करने में। बट उससे मुझे कोई, क्योंकि इस मैंने अक्सर कहा ना कि कंपैटिबिलिटीज़ हमें तो देखनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई इतना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। लेकिन इनकी जो शादी है उसमें घर वालों की जब तक कंप्लीट मर्जी नहीं ना आएगी, एक होता है ना कुछ बच्चे अपनी मर्जी का चला लेते हैं, लेकिन जब तक इनकी शादी में इनके घर वालों की मर्जी नहीं आएगी वो हो नहीं पाएगी। लिहाजा वो घर वालों की 100% मर्जी उधर आना, उनको कन्विंस करना, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही जी। मुनीर अंजुम साहब हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुनीर भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1997। ओके 21 अप्रैल 1997। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जॉब के बारे में क्या होगा, और मेरी लाइफ में थोड़ी परेशानियाँ हैं, मतलब मेरी शादी को 2 साल हो गए और औलाद के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, शादी को बहुत साल हो गए, औलाद नहीं हुई? हाँ जी। और जॉब के भी मसले हैं? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सही। आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ज़िंदगी में आएंगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जॉब का मसला और जी अच्छा, औलाद के मामले में तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई रहमत करे, कुछ ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाइए, और उसमें भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बर्थ चार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके औलाद हो, उसमें जैसे शादी के बारे में कह रहे हैं, जैसे औलाद भी दोनों के ही जायचों से पता चलता है। लेकिन इट सीम्स लाइक के कोई ट्रीटमेंट, कोई इस टाइप की चीज़ आपको ज़रूरत है। एक होता है फर्स्ट लेवल, एक होता है थर्ड लेवल, सेकंड भी छोड़ के थर्ड लेवल, आपको उस तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ताला कोई खैर डालेगा। जहाँ तक आपकी जॉब की बात आती है, तो जॉब में मुझे नज़र आता है कि आप इसको हम कहते हैं कि एक चीज़ को मुसलसल ना करना, चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं प्रोफेशन में। एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है, बार बार चेंजेस नज़र आते हैं। और वैसे भी 27-28 साल की उम्र के बाद आपकी जॉब में कोई बेहतरी, कोई चीज़ नज़र आती है। बिल्कुल सही जी। एंजल हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। कितना प्यारा नाम। फेसबुक वाला। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। एंजल, आप एंजल जैसी लग रही हैं मुझे आवाज़ से। जेलस हुई है अनम ने वो उठा करके मारा पतीला। अच्छा जी, अनम बताइए किसके बारे में, एंजल किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने स्टडीज के बारे में पूछना है कि आगे क्या होगा, लाइफस्टाइल और स्टडीज क्या। ओके आगे आने लाइफ का। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और ये बताइए। 23 नवंबर 2008। 23 नवंबर 2008। आपने कुछ पूछना है सादिया इनसे? मुझे क्वेश्चन की सॉरी दोबारा बताइए क्वेश्चन। एजुकेशन के बारे में और अगले इस साल के बारे में पूछना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजुकेशन के बारे में पूछना है जी।
अच्छा जी, एजुकेशन में तो वैसे तो आप बहुत माशाल्लाह ज़हीन हो, लेकिन एजुकेशन में बेटा आपका कोई चेंज आएगा। सो कहते पढ़ते पढ़ते अगर आप अपने सब्जेक्ट्स चीज़ों को चेंज करते हो, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। स्ट्रेस लेना कम करो। आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा बच्ची जैसे होता है ना स्ट्रेस लेना कि ये नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है। एज भी तो ऐसी है ना, हाइपर हो सकती है, एनर्जेटिक होंगी, ये भी तो है। हाँ, और अभी रिसेंटली ही यानी कि कुछ ये जो अभी साल गुजरा है, पिछला साल, इसमें भी इनका कोई स्कूल सब्जेक्ट समथिंग कोई चेंज था, विच इज़ फाइन, इट्स ओके, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच। 042992000628 हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। वी स्टिल कैन टेक 2-3 कॉल्स, फी कॉलर एक सवाल लिया जाएगा। अच्छा जी, शुजात को कुछ और तो, शुजात आप कुछ पूछना चाहेंगे सादिया से? मौके का फायदा उठा लें। बिल्कुल, सादिया बाजी ने बड़ा अच्छा परफेक्ट बताया, परफेक्ट। अच्छा सादिया, चूंकि ऑब्वियसली 2024 का आगाज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अगर एक वैसे क्विकली बात करते हुए कि कौन से स्टार्स हम ज्यादा, के लिए मैं एक बात आपको बता दूं, मई में एक तो पहला जो ग्रहण आ रहा है ना, वो अप्रैल में आ रहा है, ठीक है। जो मई में एक चेंज आ रहा है ना, वो बड़ा खूबसूरत चेंज है सबके लिए, ऑल ज़ोडिक साइन। तो वो जुपिटर का चेंज होता है बेसिकली, तो सबके लिए मई जो सेकंड हाफ बेसिकली बनता है, इट विल बी वेरी ग्रेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। एक चीज़ जिसका अभी सबको थोड़ा सा ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस महीने में खासतौर पे सेहत कहीं ना कहीं सबकी थोड़ी सी इफेक्ट होगी, क्योंकि सन की पोजीशन ऐसी चल रही है आजकल में, खासतौर पे मौसम भी ऐसा। हाँ जी, थोड़ा सा सन इनटू अभी गया है ना ये कैप्रिकॉन, तो ये आप लोगों ने सब ने थोड़ा सा अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और वैसे भी मैंने आज से पहले सितंबर में कहा था कि नो डाउट ये इट्स नॉट कोविड, मगर उस टाइप ऑफ ऐसी एक लहर आएगी। बिल्कुल तो वहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी सेहत का यहाँ पे ख्याल रखना। बिल्कुल सही जी। मुकद्दस हैं फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बताइएगा किसके बारे में पूछना है? मैंने अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछना था। वो चलती नहीं है और बोलती भी नहीं है, मतलब उनको ना पैदाइशी कमजोरी थी, उसके मसल्स का मसला है। ठीक है, नाम क्या है बहन का? महरुनिसा। महरुनिसा। और डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2018। 2018 बिल्कुल सही। आप कह रही हैं कि वो चल नहीं सकती और बोल नहीं सकती। जी, उनको पैदाइशी कमजोरी थी, उसका ना ऑपरेट हुआ था आंखों का। ठीक है, आपने चेकअप करवाया डॉक्टर से? जी जी, चेकअप करवाया है। ओके, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर यही कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही वो। अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपकी बहन के लिए इंशाल्लाह ताला जी। अच्छा देखिए, मून इनका एक्वेरियस का 60 में पैदा हुई थी ये बच्ची ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि तकरीबन आप समझ लें कि 2.5 साल के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आना इंशाल्लाह शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें हम जब कहते हैं ना कि हम मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, लेकिन मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं कि आप दुआ हर चीज़ करते हैं, वो साथ साथ जारी रखें। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप कभी आप मुझसे अगर पर्सनली बात कर सकती हों तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें कुछ डिफरेंट चीज़, क्योंकि इसमें हम थेरेपीज़ करते हैं, ठीक है। वो जिस तरह आप कुरानी आयात से, सूरतों से, उन चीज़ों से करते हैं। कुछ मैं क्वाड्स ऐसे बताती हूँ, कुछ कलर थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्स और कीतु 12वें घर का है, ठीक है। तो इस बच्ची को ये बेहतर होगी, लेकिन इसको मुसलसल कंटिन्यूस करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह ये बेहतर। अच्छी खबर है, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही सादिया, आपका शुक्रिया अदा करते हुए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शुजा, कि आप क्यों खुश हो रहे हैं? मैं अच्छा बताया ना, मैं तब से अभी से ख्याल सोचना शुरू करती है ना, वेरी पॉजिटिव, सच अ पॉजिटिव सोच, और बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसा ही बताओ, मुझे वाइब्स पे बहुत ज्यादा, मैं तो खुद यकीन बहुत रखती हूं। एनर्जी अगर आपके इर्द गिर्द के लोगों से बड़ी पॉजिटिव आ रही हो ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल। ख़वातीन-ओ-ज़ात शुजात अली खान की आवाज में काफी सुनाएंगे, पेश करेंगे? जी मैं काफी सुनाता हूँ, एक प्लीज। मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद सलामत अली खान साहब की है जी, आ जाइएगा प्लीज। ख़वातीन-ओ-ज़ात शुजात अली खान।
यार होवे ते लजपाल होवे उथा यारी लावण चस है फिर जर दे बदले सिर मंगे उथा सिर देना की कस है काफिर है जेड़ा लाके यारी पिछों आंखे साड़ी बस है यारी लाइए तोड़ निभाइए सकू पीर फरीद डस है इश्क अनोखड़ी पीड़े सो सूल अंदर इश्क अनोखड़ी पीड़े सो सूल अंदर मेरे नैन बहावन मेरे नैन बहावल नीरे हलड़े जख्म जिगरे इश्क अनोखड़ी पीड़े सै सूल अंदर बिरहू बखेड़ा बिरहू बिरहू बखेड़ा सख्त वेड़ा खेश कबीला लायम जेड़ा मेको मारन मां प्यो मेको मारन मां प्यो वीरे दुश्मन लोग शहरे दे इश्क अनोखड़ी पीड़े इश्क अनोखड़ी पीड़े सै सूल अंदर दे जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। शुजात अली खान प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात, थैंक यू सो मच। शेफ़ अनम जो हैं किचन का सेगमेंट संभाल के बैठी हैं और अभी तक बन रही हैं चीज़ें, प्रोसेस में फाइनल स्टेजेस पे हैं कि नहीं? जल्दी जी बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, क्योंकि पोटैटो ऑन टोस्ट है वो तो तकरीबन रेडी हो गए। अब मैं पराठा रोल की तरफ बनाने लगी। शर्मा क्यों रही हैं? आपको पता है डॉक्टर फरजीन मलिक का सेगमेंट और पराठे की बात हो रही है, उसमें तेल होगा, घी होगा। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुंदर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप एज यूजुअल लुकिंग फ्रेश। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरे सामने जो हमारे तो बड़े हैं भाई, इनको जब हम हकीम आगा साहब को देखते हैं ना तो हम तो आगा साहब कहते हैं, तो ये फिर सिर्फ टोटके और फिर पेंसिल और कागज़ या पेन या कागज़ होता है और फिर इनकी गुफ्तगू होती है। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब कहूँ या आगा साहब कह लूँ? ओनली आगा, बस डन है। खाली आगा भी इतने एहतराम का लफ्ज़ है। हाँ, ऐसा ही है, उसमें साहब की भी जरूरत है। ऐसा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीन औज़ात, अब कॉम्बिनेशन एक ऐसा है, डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आगा साहब भी मौजूद हैं। सर्दियों का मौसम आपको मालूम है और सर्दियाँ भी अपनी पीक पे हैं। शायद ही मैंने अपनी, अभी अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह भी कीजिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लाहौर में सर्दी कम ही देखी होगी कि सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, बिलखसूस अगर हम अभी पंजाब की या लाहौर की बात करें। लेकिन इस
मौसम में ज़ाहिरी बात है हमने अपनी डेली रूटीन को तो जारी और सारी रखना है, किस तरीके से हमने अपने आप को मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना है, और फिर इस मौसम में जो दर्दें हो रही हैं जिसमें जोड़ों की दर्द हो गई, बॉडी एक्स हो गई, उनसे कैसे प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। मुझे अपने मसले आना शुरू हो गए हैं याद बहुत सारे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। जी डॉक्टर साहिबा। सुंदर, जब वो क्या एक प्रोग्राम में एक हमारा वो होता था मजमून द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। हाँ ट्रू, मैं हूँ एग्जांपल। आपको कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह आप सेहतमंद है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि जैसी सर्दियाँ आती है गर्म पानी की बोतलें और हीटर्स निकल आते हैं कि हम टकोर कर सकें अपनी कमर की, और कभी कोई इस तरह स्टाइल मार के खड़ा होता है, कभी इस तरह कि गर्माइश मिले कि हड्डियों की जो दर्दें वो दूर हों। अब हड्डियों की दर्दें ज़ाहिर है कोल्ड वेदर इज़ स्टिमुलेंट जो कि पेन रिसेप्टर्स के लिए ज़्यादा एक्टिव कर देता है उसको, ठीक है। इसके अलावा मसल्स का थोड़ा एक वार्म ब्लड फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक्सट्रीमिटीज़ तक ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता उस तरह से जो गर्मियों में सराहियत होती है, तो उससे भी आपके मसल्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको मसल स्टिफनेस होती है। इसके अलावा वो लोग जिनको क्रॉनिक सिंड्रोम होता है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, उनकी फाइब्रोमायल्जियाज यानी कि पेन इन द बॉडी बढ़ जाती है। कभी कहीं पेन निकल आई, कभी कहीं पेन निकल आई, या सारी बॉडी में पेन हो रही हो। वो लोग जो सीधे कमर करके नहीं बैठते, जो गलत तरीके से सोते हैं, जो गलत तरीके से चलते हैं या कुब निकाल के चलते हैं, उनके लिए भी पेन्स निकल आती हैं। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी पेन्स निकल आती हैं, जो लोग हाइपोथायरॉयड हैं उनकी भी निकल आती हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम कम होता है, क्योंकि ऑल्दो कि हम धूप में कोशिश करने, फिर धूप किधर है भाई? धूप है ही नहीं, धूप हैगी, बल्ब के नीचे ही खड़े हो सकते हैं और तो कुछ भी नहीं। विटामिन डी चाहिए, इसलिए विटामिन डी जरूर लें। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जो और हैं चीजें जिसमें पुरानी चीजों का भी ऊद कराना होता है, तो उसमें यही कहा जाता है कि एक तो अपनी बॉडी को गर्म रखें, गर्म पानी पीने का एक रुझान शुरू कर दें। पानी तो हम पीते ही नहीं, तो गर्म पानी तो इज द नेक्स्ट लेवल। हम पानी नहीं पीते। हाँ, और उस गर्म पानी को एकदम दबड़ दबड़ नहीं पीना, उसको सिपिंग करें, जैसे आप थेरेपी कर रहे हैं वैसे करें। हल्दी का इस्तेमाल और जिंजर सूंड की शक्ल में उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो मेरे बॉस बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, लेकिन ये है कि डॉक्टरी पेशा नज़र से अपनी अगर आपके दर्दें 2 हफ्तों से ज़्यादा है तो आप फौरी तौर पे उनका चेकअप कराएं। पेन किलर्स लेने से पहले अपना विटामिन डी, कैल्शियम लेवल चेक कराएं, और थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएं। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर। उसूली तौर पर 2 बातें तय कर लीजिए। गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, सर्दी में चीज़ें सुकड़ती हैं। सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चोट लगे और वो चोट शदीद हो, तो वहाँ पर तिब्बे यूनानी के एतबार से सबसे पहले गर्मी पहुँचेगी, फिर सुर्खी होगी, फिर सूजन होगा, फिर दर्द होगा। अब गर्मी, सुर्खी, सूजन, दर्द, ये बाकायदा 4 मराहिल है। चोट लगने के बाद वहाँ पर आपको आइसिंग की ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ पर ट्रॉमा की वजह से जो पूरे जिस्म के निज़ाम है, जितने भी हमारे स्टेरॉइड्स हैं, वो वहीं पर काम कर रहे हैं। सही। लिहाजा उनको तमाम चीज़ों को चाहिए आइस। लेकिन अगर सर्दी है तो फिर उसूल ये तय हो गया कि सर्दी में चीज़ें सुकड़ती हैं। क्या चीज़ सुकड़ रही है? सांस की नाली, नाक की नाली, जिस्म की रगें, और वो तमाम चीज़ें जहाँ पर एक मरतबा चोट की वजह से वरम आ गया है। ओके। अब वो तमाम चीज़ें सुकड़ रही हैं सर्दी की वजह से, ठीक है, ठंड की वजह से। अब उसे कैसे आपको गर्मी पहुँचानी है? हमारा जो रूटीन है उसमें सबसे पहला और शायद सबसे गंदा रूटीन जो है वो ये है कि सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन कीजिए कि जितने भी आपको हार्ट अटैक के, फालिज के, दुनिया तमाम बीमारियों के मरीज मिलेंगे, ये सर्दियों में हमेशा उनका रेशो ज़्यादा हो जाएगा। वजह सिर्फ ये है कि हम पानी कम पी रहे हैं। सही। फर्जीन ने जो तजवीज़ दी है कि आप उस पानी को थेरेपी बनाइए। ठीक है। हल्का सा कोसा पानी लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको पानी की मिकदार को अपने जिस्म में कम नहीं होने देना है। इसका उसूल क्या है? आप 8 गिलास पिएं, आप 12 गिलास पिएं, आप 24 गिलास पिएं, कितने गिलास पिएं? सही। इसका उसूल पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, वो ये कि आपके जिस्म से जो पानी आउटपुट हो रहा है उससे 500 ml ज़्यादा पानी आपको पीना है। ओके। अगर आप गर्मी में हैं, आपको यूरिन आ रहा है, उसके साथ आपके जिस्म से पसीना भी निकल रहा है, आपको वो कंपनसेट करना है प्लस 500 ml।
ठीक है, बिल्कुल सर्दियों में अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो पेशाब के मुकाबले में 5 ml ज़्यादा अपने जिस्म की पानी की ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो पानी आप दवा के तौर पे कोसा पानी ले लें, वो आप पी लें तो बेहतरीन है। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने सर्कुलेशन और ब्लड को भी तेज़ करना चाहते हैं ताकि आपके जिस्म की ठंडक में कमी आए, तो फिर आपको अदरक, लौंग और दालचीनी का पानी पका करके अपने कावे के तौर पर मुसलसल इस्तेमाल करना ज़रूरी। दिन में एक बार कावा ये हो जाए? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि एक पूरा का पूरा आप वो भर लीजिए। अच्छा, ओके, फ्लास्क भर लीजिए और दिन में थोड़ा थोड़ा सा पीते रहिए, सिप करते रहें। ठीक है, सिपिंग जो डॉक्टर फरजीन कह रही हैं, अगर इस सिपिंग को आप जारी रखें और स्पेशली मगरिब के बाद से लेकर के लेट नाइट तक अगर आपने ये टाइम गुजार लिया तो आप यकीन कीजिए कि सर्दियों के अमराज आपके जिस्म पर असरअंदाज नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक हमारा ये भी है कि एक तो सुस्ती ज़्यादा, ऑब्वियसली यू डोंट, आप बेड से निकलना नहीं चाह रहे होते या अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे, काम तो आपने करने, बिला वजह की जो बच्चों में भी दर्दें नज़र आ रही हैं, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, वो जो स्टिफनेस है, ये डाइट का भी एक अमल दखल बहुत होगा इसके अंदर? का अमल दखल है। देखिए, जैसे कि अभी हकीम साहब कह रहे थे कि हर चीज सुकड़ती है और उसमें ब्लड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मतलब रखता है ना इम्पोर्टेंस के, ब्लड फ्लो शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जो इन्होंने अभी बताया कावा, एक तो बच्चों को वो भी दें, उसमें आपकी जो सर्दियों से इम्यूनिटी है, यानी कि सर्दियों की खांसी, नज़ला, जुकाम, वो भी आपको फ़र्क डालेगा। प्लस विटामिन सी से बच्चों को लोडेड रखें, वो उनको तमाम इन्फेक्शंस वगैरह से दूर ले जाएगा। और एक और चीज़ है सुंदस के, चूँकि हम लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फिर खाते हैं, फिर हम गोश्त का हंटर बीफ और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका पेशाब का कम आना और प्रोटीन्स का पीछे जैम अप हो जाना, ये और भी आपकी बॉडी में तेजाबियत, यूरिक एसिड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी से खारिज होता रहे। सही। जैसे कि हकीम साहब ने समझाया कि आप 500 ml जितनी आपकी आउटपुट है अंदाजा लगा लें कि कितना यूरिन पास किया, उससे बाहर निकले, बाथरूम से निकलते उससे थोड़ा सा ज्यादा पी लें। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज जो बच्चों के अंदर, बच्चों को प्लीज पेन किलर्स पे नहीं डालना, जब तक डॉक्टर नहीं कह रहा। बिल्कुल सही। विटामिन डी इनकी फौरन चेक करानी है। हो सकता है कि बच्चों में विटामिन डी जल्दी डिप्लीट हो जाती है, उनका एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, भागते दौड़ते सारा कुछ करते हैं, आपने वो लाजमी उसको सही करवाना है। और उसके बाद भी अगर कहीं पे पेन है तो फिर यू नीड टू सी अ डॉक्टर, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी। बिल्कुल सही। खुद से ये जो सर हम दवाइयाँ देना शुरू हो जाते हैं ना, घरेलू टोटके भी, ठीक है, एक चीज़ जो मुझे सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है डॉक्टर फरजीन को भी वही सूट करेगी या आपको भी करेगी। मेरा अपना बॉडी फंक्शन है, मेरे ऑब्वियसली अपना एक हिसाब होगा, आपका अपना होगा। सर क्या कहेंगे? यकीनन यही बात हिकमत कहती है कि हर शख्स का मिजाज मुख्तलिफ है, उसको उसी एतबार से दवा देनी चाहिए। यहाँ पर जो आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, यहाँ पर एक छोटी सी बात जो डॉक्टर फरजीन ने कही, उस बात को मैं चाहूँगा लोगों तक ज़्यादा शिद्दत के साथ पहुँचाना। कैल्शियम, ठीक है, प्लीज़ कैल्शियम टेस्ट करवाइए, और अगर आपका कैल्शियम कम है तो ज़रूर खाइए। ऐसा ना कीजिए कि ख़वातीन किसी महफिल में बैठी हैं, हर एक अपने कान में फूंक रहा है दूसरे की कि कैल्शियम खाओ, तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन लोगों का कैल्शियम 11, 11.5 तक पहुंच गया है और वो मुसलसल रोज़ाना कैल्शियम की गोलियां खा रही हैं। अच्छा। मैं वार्न करना चाहता हूं कि जिन लोगों का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, उनकी करोनरी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन पैदा होती है, उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। लिहाजा महज किसी के कहने से कैल्शियम की गोलियां ही ना खाएं। बिल्कुल सही। जब तक कि आप अपना टेस्ट नहीं कराएं, जब आपके पास टेस्ट रिपोर्ट मौजूद हो और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो कैल्शियम खाइए, अदरवाइज फजूल में कैल्शियम खाने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए शायद एक बहुत बुरी जगह। बिल्कुल सही। और नेचुरल ग़िज़ा से लेना, दही, दूध, पनीर, सही। कई लोग पालक पनीर बना के खा लेते हैं, इस तरह की चीज़ों से लें। विटामिन डी और एग योक्स में होती है। अच्छा, सर्दियों में ऑब्वियसली आप कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर कौन सी ऐसी टिप्स हैं, खाने हैं? पहले तो विटामिन सी की हमने बात करी। ठीक है। अभी मैं और हकीम साहब बैठे हुए थे, किन्नू तो जरूर बोलिए। हम यही बात कर रहे थे। पहला तो ऊंचा बोल रहे हैं नहीं, इसलिए क्योंकि हम अभी पीछे बैठे यही बात कर रहे थे, तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा कि विटामिन सी का जो अल्लाह ताला ने सीजनल आपको तोहफा दे दिया कि
किन्नू, फ्यूट्रल, मौसमी, वाफिर अमरूद भी तो है। हाँ बिल्कुल, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, उनका जूस पीजिए जब धूप निकली है या दिन के वक्त उसका जूस पीजिए। बल्कि मैं हकीम साहब को बता रही थी कि हकीम साहब मुझे अगर खट्टा लगे ना तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें हनी मिला लेती हूँ और उसके ऊपर मैं जूस डाल लेती हूँ, उसकी खटास जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। हकीम साहब कह रहे थे कि बीच में थोड़ा सॉल्ट डाल दें तो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ जो है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए अक्सर अगेन जब कोविड-19 आया था तो लोगों ने कहा था कि खांसी जुकाम को ख़त्म, कोविड को ख़त्म करने के लिए इलाज है विटामिन डी को जरूर पूरा रखें, ठीक है। और इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर करें। जब तक आपका बॉडी गर्म नहीं होगी, उसमें दौरानिया खून नहीं बढ़ेगा, तो कैसे अच्छी चीजें आपके एंड तक जाएंगी। बिल्कुल सही। एक सवाल आखिरी बिफोर वी वाइंड अप, अगर साहब हम ऑब्वियसली डाइट भी कर रहे होते हैं, अब वो लोग जो डाइट कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इस मौसम में सर्दी भी आपको लग रही है, आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है, आपने जबर भी करना है कि ज़्यादा नहीं खाना, डाइट करने वालों के लिए ये मौसम फेवरेबल है? मेरा ख्याल गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं। अच्छा नहीं उसकी वजह ये है कि मैं तो डाइटिंग का कायल ही नहीं। अच्छा ओके गुड, ये तो बहुत फिर आप सही पूछा है सवाल। उसकी वजह ये है कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो दुनिया का कोई फर्द मोटा नहीं हो सकता। आप डाइटिंग करके अपने मेटाबॉलिक रेट को ख़राब कर देते हैं, उसके बाद रोते रहते हैं कि मैंने डाइटिंग छोड़ी थी, मेरा वजन इतना बढ़ गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने मेटाबॉलिक रेट को हमेशा अच्छा रखें, मैंने अर्ज़ की अदरक, दालचीनी और लौंग, डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की किन्नू, अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो, अगर आप खजूर रोज़ाना 3 लेते हैं तो, अपने हार्मोन्स को ठीक रखें, अपने मेटाबॉलिक रेट को ठीक रखें। दुनिया की कोई औरत अपने जिस्म में फ़ैट जमा नहीं कर सकती। जो हम डाइट प्लान बनाते हैं उसमें हम 16-16 घंटे औरतों को भूखा रखते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कोई शख्स 16 घंटे तक भूखा रहेगा तो क्या उसका इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा? चनाचे वो लोग जो लंबे अरसे तक डाइटिंग करती हैं वो ख़वातीन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं। और ये तमाम लड़कियाँ जो मेरी बात सुन रही हैं अपने आप को जायज़ा लें कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर आई हैं और उसके बाद उनके जो पेट हैं वो निकल आए हैं, उनकी फैट्स बढ़ गए हैं, उनका बॉडी शेप ख़राब हो गया है। खुदा के लिए वापस आइए, अपनी नेचर पर आइए, अल्लाह के निज़ाम पर आइए और कोशिश कीजिए कि आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर हो, आपका स्टूल का निज़ाम बेहतर हो, गट का निज़ाम बेहतर हो। जब तक आप वो बेहतर नहीं करेंगे आपकी बॉडी ठीक नहीं हो। बिल्कुल सही। और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हज़रात जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो लोग डाइट करते हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे ही नहीं डाइट कर लेनी कि 16-16 घंटे। आई टोटली एग्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। आपका शुक्रिया अदा करते हुए शुजात, अभी आपका मैं बिल्कुल शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करी, हमें इनसे गाना सुनना है। बहुत सारी क्लैप में शुजात अली खान। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शुजात की आवाज़ में खूबसूरत एक ऐसा एनर्जेटिक सॉन्ग जो हम सब का बहुत फेवरेट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके फैंस की फीडबैक आ रही है जी, ये फीडबैक ऑन एयर बता, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमें जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया, एंड आई फील सो ऑनर्ड एंड हैप्पी कि हम देखते हैं कि माशरे की तरक्की में ख़वातीन भी और हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और हमारे सामने जो जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म वीकेंड एट होम का हाजिर है उन तमाम सक्सेस स्टोरीज के लिए, और बिलखसूस वो तमाम हमारी बच्चियां जिन्होंने ना सिर्फ खुद मुख्तार हुई, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, अपना एक मकाम बनाया और फिर अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रही हैं। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। सो हमारे साथ जो हमारी 2 मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, जितनी भी कामयाबी होती है उसमें बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं, आपके माँ बाप के साथ की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे मेंटोर्स भी होते हैं। तो मेंटोर का तारुफ करवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो मेंटोर्स होते हैं जो राह रास्त पे लोगों को लेके आते, भटके हुए लोगों को ना, आपको नहीं पता होता आपने क्या करना है, कहाँ पे आपको सक्सेस हासिल होगी। तो मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, साजिद लतीफ़ साहब का नाम इसलिए ही काफ़ी है क्योंकि ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ई गवर्नेंस एट पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, और 24 साल का ये माशाल्लाह ऐसा तजुर्बा है जो मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपना
प्रॉपर तरीके से काम करते हुए अपना नाम और मकाम बनाया है। और मैं थोड़ा सा आपको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का तारुफ ज़रूर कराऊँ। मैं देख के इसलिए कर रही हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए तो फिर इस्लाह की गुंजाइश नहीं होगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ख़वातीन ज़ात हुकूमत पंजाब का एक ऐसा खुद मुख्तार इदारा है जो जितने भी इदारे हैं उनको ऑनलाइन या टेक्नोलॉजिकली इक्विप करने का जिम्मेदारी इन्होंने खुद ली हुई है। हमारे साथ मौजूद है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डिड आई डू जस्टिस? मैंने ठीक किया तारुफ या नहीं? आई होप कहाँ जहाँ पे भी इस्लाह की ज़रूरत है साथ साथ आपने करवाया। सर अल्फाज में ये बड़ा अच्छा तारुफ करा गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो हम सक्सेस स्टोरीज की बात, सर आप पहले ज़रा करते हुए फिर मैं असल में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक शोबा है जो कि नॉलेज इकॉनमी को डील करता है। उसमें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें से शी विन्स जिसकी ये एलुमनाई हैं वो एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है। शी विन्स जो है वो स्पेसिफिकली फ़ीमेल स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें हम ख़वातीन को ये बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लर्न किया है अपने 16 ऑफ एजुकेशन में उसको उन्होंने मोनेटाइज कैसे करना है इंटरनेट पे, उसको कैसे सेल करना है अपने आप को। और इसमें हम सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, हम इसमें और बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे इनको बताते हैं कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स बनाने हैं, अपनी उनकी कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो कैसे उसको उन्होंने पब्लिश करना है, नेशनली और इंटरनेशनली कैसे सेल करना है और उसकी पेमेंट्स कैसे ड्रॉ करनी है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आई मीन इतनी सारी चीज़ें, तो इसकी दो मिसालें हमारे सामने, जिंदा मिसालें हमारे सामने, जिंदा मिसालें। बहुत सारी दुआएं जी आपके लिए। हमारे साथ मोमिना अब्दुल सत्तार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। पिंक इज योर कलर, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, सामने मौजूद है अलमास रानी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अबाउट यू? थैंक यू सो मच जी, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पहले तो हम ज़रा इस इदारे को समझते हुए, और पंजाब हुकूमत पंजाब का ये एक ऐसा इदारा है जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें अगर हम इसको बाइफरकेट करें, 4 एरियाज बनते हैं बेसिकली। एक तो है जो गवर्नमेंट बैक एंड बिजनेस प्रोसेस है उसकी री इंजीनियरिंग करना। अच्छा, उसमें बहुत सारे जितने भी महकमा जाते हैं हुकूमत पंजाब के, उन तमाम की जो ऑफिस ऑटोमेशन है, उसकी कंप्यूटराइजेशन है, उनको आईटी को एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल करके किस तरीके से ये जो महकमे हैं अपनी इस्तेदाद को बढ़ा सकते हैं, तो ये हम उनके लिए करते हैं। जैसे बहुत सारी जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, हमने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया है, बिल्कुल, ताकि लोग घर बैठे अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसी तरीके से भी उसमें हम ऐड कर रहे हैं कि किसी ने अगर रिन्यू करवाना है लाइसेंस तो वो भी कर सकते हैं। मैंने करवाना है, मेरा हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी उस ऐप के जरिए कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? इट्स दैट एफिशिएंट? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एफिशिएंसी कितनी होगी। ऑनलाइन सिस्टम में तो सबमिशन तो उसी वक्त हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। उसके बाद एक उसका बैक एंड प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे ही होगा तो आपको ऑनलाइन अलर्ट आ जाएगा कि आपका बन चुका है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक। और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। वेरी गुड, वो वेरी गुड। अच्छा जी, फिर आगे बताइए। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह की एक तो ये शोबा है जिसमें हम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो बैक एंड प्रोसेस उसको ऑटोमेट करते हैं। एक शोबा हमारा ये नॉलेज इकॉनमी का, ठीक है, जिसमें हम जो नौजवान हैं, यंग लोग हैं, जो कि 62% हैं पंजाब का, उनको हम सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ सेगमेंट में कैसे काम करना है। उसके तहत हमारा एक प्रोग्राम है, जैसे ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि पिछले 7 साल से हम चला रहे हैं। उसके जो नंबर्स मैं आपसे शेयर करूँ तो 80,000 जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको फ्रीलांसिंग पे हम ट्रेन कर चुके हैं। एक्सीलेंट। जी। और उसमें उनकी जो कामयाबी का तनासब है वो जो कि लोग अर्निंग शुरू कर देते हैं वो 52% से ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सर स्टेप बाय स्टेप, ये जो ई रोज़गार प्रोग्राम है जो 7 साल से है, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे आप एलिजिबल होंगे? जी, इसमें हमारे पोर्टल है जी, पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल बनानी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इफ़ यू आर एलिजिबल और आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद फ़ौरन ही आपको कॉल आ जाती है कि आप सिलेक्टेड हैं और आप आके जी प्रोग्राम का हिस्सा ओके। और क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन ही हमें नजर आएगा देखने को? लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, कंप्लीटेड होनी चाहिए, डोमिसाइल पंजाब को होना चाहिए, आप बेरोजगार हों और आप जो है वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हों। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा जी सर, उसके बाद जब अप्लाई कर लिया और आप सिलेक्ट हो गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट? 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है जी, ठीक है। और वो उसमें पहले में तो हम सबको, एक चूँकि सारे मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड नॉलेज के लोग होते हैं तो शुरू में बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद सेकंड जो मंथ होता है उसमें हम बताते हैं कि आपने अपनी इंटरनेट पे प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को बताना है, बिडिंग कैसे करनी है,
और उस बिडिंग करते हुए आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे विन करना है। तो जब वो कराते हैं फिर वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनकी ड्यूरिंग दी लैब सेशन ही हो जाती है। और अक्सर लोग ऐसे, या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा, आप हैरान होंगी कि 7 सालों में इन बच्चों ने 25 अरब रुपया कमाया जी। 25 अरब रुपया 7 सालों में, माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। और ये सारा क्रेडिट जो है जिस उम्दगी के साथ और रियली यानी नेक नियति के साथ ये काम किया जा रहा है, ये उसका नतीजा है। बेशक, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट है, जैसे आपने खुद भी अपने प्रियम्बल में कहा कि इनको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, इनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर वो दिखा दिया जाए तो ये बहुत तेजी से हमसे भी आगे चलते हैं। और हमारे सामने मोमिना भी मौजूद है। मोमिना, अपना तजुर्बा बताइएगा थोड़ा सा प्लीज। आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। करंटली मैंने शीविंस का प्रोग्राम ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, और उससे पहले मैं बेसिकली जॉबलेस थी। ठीक है, डिग्री मेरी वाइंड अप हुई थी और मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी उस टाइम पे। शीविंस हमने ज्वाइन किया। शीविंस में हमें बहुत कुछ सिखाया गया। शीविंस का मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला था। वन ऑफ माई कोलीग टोल्ड मी कि अप्लाई कर दो, एंड देन मैंने अप्लाई कर दिया, गॉट सेलेक्टेड, इंटरव्यू हुआ था। अब इसमें हमें मल्टीपल स्किल्स सिखाई गई थी, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई गई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ई कॉमर्स, मतलब आप लोग घर बैठ के कैसे वैसा कमा सकते हैं। हमारे पास फीमेल्स डिग्री तो ले लेती हैं, फिर वो 9 to 5 जॉब उनके लिए हेक्टिक हो जाती है। तो इसमें आप लोग घर बैठ के किस तरह से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, घर और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे सिखाया गया था। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि डाइवर्सिटी थी, मतलब एज ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड नहीं था ये, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप से फीमेल्स थी, डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा हम लोग को हमारी जो है डिफरेंट सेशंस हुए। हम लोग को यूनिवर्सिटीज़ में बताया जाता है कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे। हम डिग्री ले लेते हैं लेकिन हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकली आप नहीं कुछ कर पाते। हाँ। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स इतने अच्छे थे कि लाइक हमें लैपटॉप पे 1 दफ़ा 4 दफ़ा भी पूछना पड़ता था कि ये चीज़ कैसे करनी है। वो आके बताते थे कि नहीं आपको ये ऐसे करनी है और इस तरह से आपने इसको करना है। उसके अलावा हम लोग को बताया गया कि अपने ब्रांड किस तरह से करना है, अपने आप को, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने अपना इमेज क्रिएट करना है। तो पहली बार जब आप खुद मुख्तार हुई, यानी व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पे, वो बताइए मुझे। एग्जैक्टली, वो अभी मैंने रिसेंटली वर्किंग एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर नाउ। ठीक है, सो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मैंने एक पेज भी रन करना शुरू कर दिया था अपना पार्ट टाइम काम, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना, और इस तरह से हम डिफरेंट फीमेल्स को भी ये लोग गाइड कर रहे होते हैं कि आप लोग किस तरह से अपना पार्ट टाइम काम भी शुरू कर सकते हैं। सो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी बात। कॉन्फिडेंट आपको लगता है कि नाउ आई एम हाईली कॉन्फिडेंट। मुझे पता है कि मैंने किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करने, मुझे डायरेक्शंस मिल गई हैं। ठीक है, आपने 3-4 टिप्स मुझे देनी है प्लीज, मुझे बहुत टिप्स की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अलमास बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आई एम करंटली वर्किंग एज ए कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटिव डेवलपमेंट मैनेजर एट a private company. Before that, I did my master's in English literature because my field was relevant to English literature. So I enrolled myself in e-Rozgar training program, and then I switched to Shivans training program, and where I learned a lot regarding self-grooming, confidence building, and then there was this section of psychological well-being upon which they worked, they very nicely worked upon it. And now I feel empowered. आप empowered feel करते हो, confident feel करते हो? For sure, I do feel that because whenever I get my salary or pay or it's a different kind of luxury. Obviously sir, जो एक खुद मुख्तारी होती है। अच्छा सर, मैं ज़रूर ये भी बात करते हुए, अब हम इस इदारे की हम बात करते हैं तो अब मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनमें भी इसको इनकलकेट करने की कोशिश किया जा रहा है। उसमें किस तरीके से आप देखते हैं, हर इदारे के अपने कुछ एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए? आईटी जो है वो एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि आप तमाम महकमे जितने भी हैं वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर फर्ज करें आपने कोई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट लेके अभी फ़िलहाल जैसे एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने महकमे हैं अब इस वक्त वो उस अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अब पेपर्स पे नहीं होती, अब वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। अब लोग घर बैठे ऑफिस में बैठे ये सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन सर अंजाम देते हैं, अपने सारे काम जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ जो समरीज़ हैं, जो मीटिंग नोटिसेज हैं, जो इवन मीटिंग कैलेंडर्स है वो अपना अपडेट रख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो आपके जो अपने मोबाइल फ़ोन का कैलेंडर है उसके साथ इन सिंक है और वो रियल टाइम में आपको अलर्ट भी देती है कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग जो है इतनी देर में ड्यू है। तो आपको ऑफिस असिस्टेंट की भी जरूरत नहीं इनफैक्ट अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंट सर, कुछ सवालात आए हैं, मैं चूँकि ऑडियंस के सवालात हैं आपके हवाले से मैं ज़रूर बात करते हुए, पहला सवाल आया कि नौजवान ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं और फ्री लाइसेंसिंग से कमाए हुए पैसे पाकिस्तान में कैसे आते हैं, इस बारे में ज़रा बताइएगा। इसमें होता ही है इसका ये बड़ा अच्छा एक पूरा निज़ाम है, पूरा प्रोसीजर इसका ये है कि आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना
सकते हैं। आप पहले प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ से आप एज ए फर्स्ट ऑर्डर अपना जब आपको मिल जाता है, उसके बाद होता ये है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो जिसने ऑर्डर दिया होता है उसको और उन दोनों को कनेक्ट कराता है जिसने काम किया होता है फ्रीलांसर ने। ठीक है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो जैसे ही वो शो करता है अपने लॉगिन से जाके कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो जो प्लेटफॉर्म है वो पैसे जिस चैनल के जरिए आप मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल चैनल अवेलेबल इन पाकिस्तान। आप वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका डॉलर अकाउंट अवेलेबल है। आप पेनियर के जरिए कंपनी है जो जिसमें ये सारे पैसे मंगवाती है। इसके अलावा और भी अब हमारे नेशनल बैंक जो हैं जितने भी वो मुख्तलिफ बैंक हैं वो आगे हैं इस मैदान में। और फ्रीलांसर्स के अकाउंट जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। अब उनको कोई मसला नहीं है किसी किस्म की पेमेंट का भी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पेमेंट्स में थोड़े से इश्यूज़ हैं जो कि जैसे पेनियर जो दूसरी बड़ी कंपनीज़ हैं वो थोड़े जो ट्रांसफ़र के रेट्स हैं उनके कदरे ज़्यादा पेपाल के हवाले से, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह से पेपाल को इसमें इंटीग्रेट कर। बिल्कुल सही सर। जो ये फ्री लाइसेंसिंग है इसमें जो क्लाइंट्स हैं ये लोकल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं? दोनों होते हैं जी। ठीक है, दोनों होते हैं और दोनों जो है वो आप डिपेंड करता है कि अब लेकिन देखें अब ये इतनी अच्छी फील्ड है इस लिहाज से देखें कि एक प्रोजेक्ट आया चाहे वो अमेरिका के किसी क्लाइंट का है, अब उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, बाकी मुल्कों से भी। तो जो क्लाइंट है वो डिसाइड करता है, प्रोफाइल्स को देखते हो कि मैंने किसको काम देना है। ठीक है। जब उसको काम मिल जाता है तो उसके बाद फिर बच्चे ने काम करना है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस कमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स। सो जो क्लाइंट जो है उसने जब काम देखता है तो वो खुशी से उसको स्टार भी देता है, 5 में से जितने स्टार मिलने हैं उसको दिए जाते हैं और उसके साथ उसके कमेंट्स भी होते हैं कि एक्सीलेंट फ्रीलांसर और ये वो, और रिकमेंड करता है कि हाईली रिकमेंडेड फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। सो उससे ये होता है कि प्रोफाइल आपका बिल्ड होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना वो आपको अच्छे बड़े प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह ये जो पूरी अच्छी फील्ड है। बिल्कुल सही सर। इस हवाले से बहुत सारी और भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज होंगी, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एंड यू टेक सो मच, आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग सो प्राउड जब आप देखते हैं कि अकम्प्लिश्ड हमारे यंगस्टर्स हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखें हमारे पास एक सैफुल्लाह हैं मियाँ वाली के हैं, बिल्कुल दूर अफ्तादा किसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ई-रोज़गार प्रोग्राम से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्रिएटिव जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे वो काम करते हैं, ग्राफिक टूल्स पे काम करते हैं, करैक्टर डिज़ाइनिंग वो करते हैं। वो शुरू में उनको ऑर्डर में 1 आध महीना लगा, उसके बाद जब ऑर्डर मिलना शुरू हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता इतना वो मशहूर हो गया, $2.5 लाख वो अब तक कमा चुके हैं। माशाल्लाह, $2.5 लाख। जी जी। और उसका अपना अब ये ख्याल है कि वो वहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइन का स्कूल खोलेगा मियाँ वाली में। एक्सीलेंट, देखें ना, इतना अच्छा उसने काम। इस तरह की बहुत सारी देर थाउजेंड्स ऑफ सच स्टोरीज जो हम आपसे कहेंगे तो हम हर हफ्ते आपको जरूर सर 1-2 और भी स्टोरीज। ये इस तरह बहुत सारे हमारे बच्चे वो इंस्पायर होते हैं और ये इंस्पिरेशन ही तो है जो चाहिए बहुत सारे लोगों को। इसी तरह हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट थे, वो जब उनका 4 साल हो गए थे उन्होंने MBA किया था, कोई जॉब नहीं थी, इधर उधर मारे फिरते थे, जॉब नहीं मिलती थी। वो तंग आ गए थे कि पता नहीं अब क्या मुझे ज़िंदगी का खात्मा करना चाहिए, नौज़बिल्लाह। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया जब ये सक्सेसफुल स्टोरीज़ हम वो पब्लिश करते हैं तो फिर उनको जिस दिन वो बैठे हुए थे लास्ट, वो कहते हैं मैं घर में बैठा था तो मुझे नाश्ते के लिए मैं नान लेके आया वैसे, तो वहाँ पर अखबार में ई-रोज़गार का इश्तिहार देखा। अच्छा जी। तो उसने कहा कि चलो लास्ट ट्राई ये कर लेते हैं। अच्छा, नान वाले अखबार। नान वाले अखबार। तो ऑनलाइन जाके प्रोफाइल बनाई, वो अब उसका टेस्ट हुआ, वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद 2 महीने में उसके पास उसके ऊपर कर्जा था, उसने बताया कि 11-12 लाख रुपए उस पर कर्जा था, लोगों से पैसे लेके मैं ये काम करता था। अच्छा, उसके बाद जब वो 2 महीनों के अंदर अंदर उसने ना सिर्फ अपना कर्जा उतारा बल्कि अब वो तकरीबन 3-4 लाख महीने का हर महीने बनाता है। माशाल्लाह, ये तो ख़वातीन ज़ात एक क्लैप इसलिए कि आप देखें कैसी कैसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं कि इंसान दंग रह जाता है। कि शुजात कुछ कहना चाहेंगे? आप बड़े गौर से सुन रहे हो, दिलचस्पी से भी गुफ्तगू। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप तो खुद यंगस्टर हैं, ऑब्वियसली आपकी चाहे फील्ड डिफरेंट हो लेकिन यंगस्टर्स का जज्बा तो एक ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है सर की बातों से। बिल्कुल मैं चाहूँगा भी कुछ और से जो टेक्निक्स हैं उसको सीखना। ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ये कर सकते हैं। शीविंग पे नहीं कर सकते। हीविंग है, हीविंग नहीं, वो ई-रोज़गार पे आप कर सकते हैं। हीविंग्स नहीं है, बिल्कुल सही है। शीविंग, गुड वन, गुड जोक। शीविंग देन हीविंग। हीविंग, कमाल, एक्सीलेंट है। अच्छा, थोड़ा शीविंग्स के बारे में बताइएगा, जो ट्रेनिंग है ये कितने अरसे की होती है? ये अप टू 6 वीक्स का प्रोग्राम होता है नॉर्मली। इसमें आप लोगों के सेशंस डिवाइड होते हैं ट्रेनर्स के अकॉर्डिंग। मतलब समटाइम आप लोगों को आर्ट्स के सेशंस दिए जाते हैं, ई-कॉमर्स के दिए जाते हैं, फिर आप लोगों ने अपने डिजिटल मार्केटिंग के टूल सिखाए जाते हैं किस तरह से आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया जाता है किस तरह से आप अपने पेज डेवलप करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आजकल का टाइम चल रहा है कि मतलब हमारी जो शॉपिंग वगैरह है वो सारी ऑनलाइन स्विच हो गई हैं। आप अपने आपको किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे अपने आप को किस तरह से आप ग्रूम कर सकते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। और इसके अलावा सबसे एक अच्छी बात यह है कि आपका मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ पे,
जिसमें आप लोगों को बता देता है कि आप लोगों ने इंटरव्यूज़ किस तरह से देने हैं। बेसिकली आप लोगों को हर वे से डायरेक्शंस मिल जाते हैं कि आपके पास ये डायरेक्शंस हैं, देन आपने अपने गोल सेट करने होते हैं, देन मूव ऑन करना होता है कि आपने क्या करना है। क्योंकि और तो डिफरेंट लोग होते हैं ना डिफरेंट फील्ड से। आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मेरा आईटी से कोई ताल्लुक नहीं था इतना कोई खास, लेकिन मुझे यहाँ पे टेक्निक्स मिली हैं। अब आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई का है। हम लोग अब हर चीज़ तो एआई से करा सकते हैं। हमें पता है कि हम लोगों ने सोशियोलॉजी का हमें कोई काम चाहिए, हमें साइकिक के एलिमेंट चाहिए, तो हम एआई से प्रॉम्प्ट देकर उससे हम लोग निकलवा सकते हैं। लेकिन अब हमें अपने आप को साथ साथ अपने बायो साइंसेस के फील्ड के साथ साथ हमें आईटी की फील्ड में भी अपने को ग्रूम करना होगा, ताकि हम लोग दोनों फील्ड में अच्छे से काम करें। बिल्कुल, ये जो क्लैरिटी है, मैं बड़े गौर से आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, यू नो कि आप क्या बोल रही हैं। ये जो क्लैरिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ये क्लैरिटी सब अचीवमेंट के बाद आई आप में, ये जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस यू गॉट। अभी बिल्कुल बात करूं तो मुझे पिछले साल में बिल्कुल डरी सहमी, नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं बहुत डरी सहमी और बहुत बर्गर टाइप बच्चा थी जो हर वक्त बीमार रहता था, उसको नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। और मतलब मेरे पास डिग्री थी पर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था किसी के सामने बात करने का, बोलने का। देन मैंने इन्हीं का एक सेशन लिया था जो कि कदाफी स्टेडियम में हुआ था हमारी शीविंस के थ्रू ही, कि अपने सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, और अपने आप को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैं ये भी कर सकता हूँ। तो सब कुछ हमें यहाँ पे सिखाया गया था। इसके अलावा एक सेशन हुआ था हमारा साइकोलॉजी पे, वो भी बहुत अच्छा रहा था, जिसमें आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी, वेलबींग और सब कुछ हमें सिखाया गया था। बिल्कुल सही। अलमास, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इस हवाले से? मैं ऐड करना चाहूँगी कि शीविंस का जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली तो वुमेन के लिए है, एंड वी गेट अ चांस टू मीट डाइवर्स पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जिससे बहुत एक इंटरैक्टिव सेशन सा बन जाता है और आप मिलते रहते हैं। इवन मेंटोर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपको आपकी फील्ड के बहुत सारे लोग मिलते हैं। जिस तरह से मेरे साथ हुआ, आई एम अ कंटेंट राइटर, तो अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल विद होम आई एम इन कॉन्टैक्ट, और हम ऐसे करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं। अगर उनको कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट है तो हम शेयर कर लेते हैं आपस में। तो ये बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है उसके। बिल्कुल। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे एलुमनाई के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, या और हम लोग जैसे बेसिकली वुमेन को स्पेसिफिकली एम्पावर कर होता है कि हम लोग किस तरह से बाकियों को भी एम्पावर कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे तो अब कोई भी पूछता है कि भाई मुझे ये मसला है, ये मैं तो कहती शीविंस ज्वाइन कर लो, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले ई-रोजगार का मैंने किया कोर्स, लेकिन उसके बाद जब शीविंस का आई सॉ द लोगो, आई गॉट वेरी फैसिनेटेड कि ओह वाओ दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया, बीइंग अ गर्ल एज वेल। तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो ज्वाइन किया। आपकी आंखों में, दोनों की जो है ना, बच्चियों की आंखों में जो चमक है ना, वो जो एक अचीवमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट सेज इट ऑल। मैं एक्चुअली, ये बड़ा कम ऐसा होता है कि मैं इतनी देर खामोश रहती हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप दोनों की बातों को सुनूं भी, और आपकी आंखों में जो चमक है वाकई में, और ख़वातीनों के साथ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सर, मैं ज़रूर बात करते हुए फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के क्या हैं? पहले तो मैं ज़रा नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ कि जो शीविंस के ऑफिशियल पेज पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मज़ीद कोई मालूमात देना चाहें जो हम इस मुख्तसर दौरानिए में नहीं बता सके, तो वहाँ जाके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, तो फौरी आपको रिस्पॉन्ड आएगा और आप उसके मुताबिक अपनी जो भी क्यूरीज हैं उसके मुताबिक आपको आंसर मिलेगा और फिर आप अप्लाई करें। सर, मैं सॉरी दोबारा से पूछते हुए, हमने तो ई रोजगार की एलिजिबिलिटी की बात की, शीविंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? शीविंस के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी एज ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, यानी इसमें कोई ये नहीं है कि जी आप 15-16 साल के या 18-20 साल के, कोई भी एज ग्रुप। बिल्कुल ठीक। जी सर, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान ये कि हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अभी तक हम 3000 फीमेल्स को ट्रेन कर चुके हैं इस प्रोग्राम पे, और अब हम ये सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद है, लेकिन हमें इतनी डिमांड्स आ रही हैं कि इस प्रोग्राम को हम रीजनल लेवल पे ले जाएं, ख़ासतौर पे डिवीजनल हेडक्वार्टर तक एक्सपेंड करें, ताकि वो जो नियर अबाउट रीजन्स की ख़वातीन हैं उनको ये प्रोग्राम जो है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सर, ज़्यादातर किन किन पंजाब के एरिया से ख़वातीन ने, या इवन ई रोज़गार की भी हम बात करें, बच्चियों ने अप्लाई किया? ई रोज़गार तो पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में, ठीक है, पूरे पंजाब के ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और इसके अलावा इसमें ऑनलाइन कंपोनेंट भी अवेलेबल है कि लोग घर बैठे अगर इंटरेक्टिव सेशन है, वो ये नहीं कि वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आप इंटरेक्टिव सेशन है, टीचर अवेलेबल होता है, तो उसके मुताबिक आप उनको वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कहाँ से अप्लाई ज़्यादा देखने में आया? पूरे पंजाब से। पूरे पंजाब से। अच्छा, एक्सीलेंट। और हम शीविंस की बात करें तो शीविंस तो भी चूंकि लाहौर बेस्ड है तो ज़्यादातर ख़वातीन लाहौर से ताल्लुक, ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको एक्सपैंड करने का इंशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। शेफ अनम अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं? ये कुकिंग एक्सपर्ट है अनम, आप अपनी कुकिंग की रेसिपीज ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। बिल्कुल। ओह, आप बच्चियां कुछ इनको देना चाहेंगी मैसेज? हाँ, फॉर श्योर आपको एक पेज बनाना चाहिए जिसमें आप अपने जो है एक्सपर्टीज डालें और उसको सेल करें। डन। और ये याद रखना, उसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। आइडिया मैंने दी है। अच्छा जी अनम, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हम देख रहे हैं इतनी खुद मुख्तार हैं बच्चियां, जिस तरह आप भी हैं इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये दौर भी यही चल रहा है, बिल्कुल ई कॉमर्स वाला। आप सारा कुछ अब जो है आप सोशल मीडिया को हम लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं, और मैं तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी
ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ऑनलाइन उसको जो है वो परस्यू करना स्टार्ट कर दें, ऑनलाइन क्लासेस की में उसको कन्वर्ट कर दें, तो उस तरह से जो है काफ़ी जो है जो लोग नहीं आ सकते, जैसे कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से हैं, तो वो आपके साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। शुजात, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बच्चे बच्चियों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप खुद एतमादी आप में आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। आपने तो छोटे उम्र से ही गाने का एक शौक भी था और आपके खानदान का एक नाम है, ऑब्वियसली खानदान से आपको विरासत में मिला, लेकिन आपने खुद भी मेहनत की, उस मेहनत को भी तो बताना ज़रूरी है। कैसा लगता है अब आप जब देखते हैं वो जो मेहनत थी, वो जो ट्रेनिंग, वो जो तरबियत तमाम की तमाम, अब जो इज़्ज़त की सूरत में और आपको पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, कैसा लगता है? जी, ये तो बहुत बस अल्लाह की मेहरबानी है। और ये जो हमारा जो काम है ना क्लासिकल म्यूज़िक, इसका तो कोई एंड है ही नहीं। तो जो बड़े बड़े उस्ताद लोग हुए, बहुत बड़े गुलाम अली खान साहब या उस्ताद सलामत अली खान साहब, आपके तो दादा हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब। खैर अभी एज एन एक जो इंस्पिरेशन है वो उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। सही। तो उन लोगों ने कहा जब समझ आई तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अरे तो इसका कोई एंड नहीं है, तो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और शाम 84 घराना तो ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम पूरी दुनिया में बात करें, बड़ी सग़ीर में क्लासिकल मौसीकी के चंद ऐसे घराने जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और शाम 84 घराने का एक अपनी मिसाल है, अपना एक मयार है माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं शुजात, पूरी दुनिया में भी ट्रैवल करते हैं, अब आप कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में भी माशाल्लाह दोबारा से होना शुरू हो रहे हैं, कैसा लगता है? एक तो बाहर तो परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन अपने मुल्क में दोबारा से परफॉर्म करना कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो बहुत ही बाहर रहा करता था मैं, अब यहाँ आ जाता हूँ। हाँ। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है काम भी मिल रहा है और अच्छा भी लगता है। अगर अपने मुल्क में आपको ऐसी योर अर्निंग एंड जो आपका हो रहा है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो बस मेरा एक सवाल है सर से भी, और ये हमारी जो माशाल्लाह यहाँ लेडीज़ बैठे हैं, सिंगर्स के लिए भी कोई हम उसका कर सकते हैं? सिंगर ई सिंगर प्रोग्राम लाइक जैसे अर्निंग की बात की ना उन्होंने, जैसे पूछे ना, आप पूछें बिल्कुल। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। जितने आपके यूजर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, उतनी आपको उसकी मोनेटाइजेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम रील्स आसानी से कर सकते हैं बड़ा। हाँ मैं तो सच कह रही हूँ, और हम देखते हैं इतने इतने यूट्यूब चैनल सब बने हुए हैं। अब तो आईटी का तो अच्छा सर, मैं जरूर ये बात करते हैं, आईटी इज अ वेरी जेनेरिक टर्म। आईटी की तो फील्ड में कितने और ऐसे जॉनराज हैं। हमारे यहाँ ये बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चे बच्चियों को ये भी बताते हुए कि पढ़ाई करनी है। एक ज़माना ऐसा था कि डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तमाम मिथ्स ख़त्म हो गई, अब और इतनी फील्ड्स आ गई। आईटी की भी फील्ड में किस तरीके से सिलेक्शन की जाए कि ये आप पढ़ेंगे, ये आप मास्टर्स या मेजर करेंगे, तो इसका स्कोप ज़्यादा है? आजकल जैसे शुजा ने बताया कि आजकल जो इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये दौर है। ठीक है। तो लोग इस तरफ आ रहे हैं ज़्यादातर। अभी हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, वो अपने इसके लिए स्पेशलाइज कोर्सेज भी बना रहे हैं, कोर्सेज इंडक्शन भी कर रहे हैं, और साथ साथ डिग्री प्रोग्राम भी इसमें शुरू करवाने लगे हैं। सो इससे होगा ये कि जो नई, अगर आपने AI का मतलब ही ये है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना है, इससे घबराना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट करना और सीखना है। इससे कितना अपने आप को अपनी लाइफ में कितना बेहतर कर सकते हैं, अपने ऑफिस में किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको लेके आगे चलना। तो इसके बगैर आप पीछे रह जाएंगे अगर आप AI को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग, दुनिया बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूव कर रही है, तो हमें भी अपने बच्चों को ये बताना है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मशीन लर्निंग है, जो बाकी चीज़ें हैं, इसी तरह जो और डिफरेंट जो डिसिप्लिन नए आ रहे हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, Web3 और बाकी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको लेके आगे कैसे चलना है। सो ये तभी मुमकिन होगा जब इदारे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो गियर अप होंगे इस मकसद के लिए, और हमारे साथ मिलकर अब इस वक्त हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और जो IT इंडस्ट्री है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो IT इंडस्ट्री के जो डिमांड हैं वो डिफरेंट हैं, जो पढ़ाया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वी आर ब्रिजिंग दिस गैप। गवर्नमेंट का काम ही है कि जो गैप है इसको ब्रिज करे, जो उनकी नीड्स है उसके मुताबिक कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएँ। अगर शॉर्ट टर्म मेयर में गवर्नमेंट को ही खुद कुछ करना पड़ता है, जैसे बूट कैंप का कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, या इसी तरीके से कोई नई टेक्नोलॉजीज़ पे फौरी तौर पे जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है, तो वो आसानी से आप शॉर्ट कोर्सेज करा के उनको ये इम्पार्ट कर सकते हैं एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू इंटरव्यू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू शुजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ अनम आपका शुक्रिया, और ख़वातीन-ओ-ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिए तालीम और तरबियत, लेकिन साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रैक्टिकली भी बच्चों को इक्विप कीजिए ताकि वो जल्द अज जल्द खुद मुख्तार हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले शुजात अली खान की परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप ले।